नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1221 मुहर। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। जब प्रकाश का वह धूसर बिंदु यी यून के शरीर में प्रवेश किया तो उसके दांतियान में मौजूद युआंची में तीव्र हलचल होने लगी। इसने सहज रूप से प्रकाश के उस धूसर बिंदु को बाहर निकालने का प्रयास किया, हालांकि वह एक कीड़े की तरह बना रहा और तेजी से यी यून के दांतियान में सुरंग बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। उसी क्षण यी यून को खतरे का तीव्र एहसास हुआ और उसी समय नीले रंग के दिव्य वृक्ष की जड़ों का जाल अचानक उस सुनसान पहाड़ से उखड़ गया और तेजी से यी यून के शरीर की ओर वापस बढ़ गया। इससे पहले एजियोर वुड डिवाइन ट्री का बीज यी यून के दांतियान में अंकुरित हो गया था और उसके साथ एक हो गया था। जब यी यून को खतरे का आभास हुआ तो नीले रंग की लकड़ी का दिव्य वृक्ष स्वतः ही यी यून के शरीर में वापस आ गया। पलक झपकते ही नीले रंग के दिव्य वृक्ष की पत्तियां यी यून की नसों में फैल गईं और अंततः उसके दांतियान की ओर अंदर की ओर खींच गईं, उसे मोटी परतों के नीचे लपेट लिया। पेंग, यी यून को अपने शरीर के भीतर से एक धीमी सी धमक सुनाई दी। जब उसने अपने दांतियान के भीतर देखा तो पाया कि पत्तियों ने एक पिंजरा बना लिया था और प्रकाश का वह धूसर बिंदु उसके भीतर इधर उधर टकरा रहा था। यी यून ने तुरंत अपनी सारी युआंची को पिंजरे की ओर प्रवाहित किया। उसने लगातार उसे मजबूत किया और साथ ही नीले रंग के दिव्य वृक्ष की विशाल जीवंत शक्ति ने प्रकाश के उस धूसर बिंदु को घेर लिया और उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उससे निकलने वाला प्रकाश भी थोड़ा मंद पड़ गया। अंततः शव की आभा गायब हो गई। ये चीज आखिर है क्या? ये यून ने महसूस किया कि प्रकाश का वह धूसर बिंदु केवल सीलबंद और नियंत्रित था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें एक हल्की धड़कन समाई हुई हो। नीले रंग के दिव्य वृक्ष की पत्तियों के बीच से ये यून ने प्रकाश का एक धूसर बिंदु देखा। उससे उसने एक अजनबी की आभा को महसूस किया। उसका वातावरण अत्यंत भयावह था। इसी दौरान यी यून ने महसूस किया कि प्रकाश के उस धूसर बिंदु में राक्षसी आभा की अपार मात्रा समाहित थी, जो राक्षसी सेवकों की आभा से कहीं अधिक उच्च श्रेणी की थी। यी यून ने इस बारे में सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह राक्षसी आभा स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु की थी। यी यून के शरीर में प्रकाश का वह धूसर बिंदु स्थापित करके स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु ने तुरंत उस पर हमला करके उसे मार डाला। शुरू से ही स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स को केवल एक उपकरण के रूप में देखते थे। हालांकि नीले रंग के दिव्य वृक्ष ने उस धूसर प्रकाश के बिंदु को पूरी तरह से रोक रखा था। उससे जरा सी भी आभा बाहर नहीं निकली। इस प्रकार उस राक्षसी आभा का पता लगाना भी असंभव हो गया। यह न केवल उसके जीवन के लिए खतरा नहीं बन पाए, बल्कि इसने स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु को भी इसे महसूस करने से रोक दिया। मैं इसे पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले एजियोर वुड डिवाइन ट्री से सील कर दूंगा, ये यून ने मन ही मन सोचा। ये यून को अपने शरीर में ऐसी चीज छोड़ने में बेचैनी हो रही थी, भले ही स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स का गुरु उसे न ढूंढ पाए। उसे इसे शुद्ध और पचाना जरूरी था। एक बार अवशोषित हो जाने पर यह राक्षसी आभा नीले रंग की दिव्य लकड़ी के वृक्ष को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करेगी। हालांकि इस राक्षसी आभा को पूरी तरह से अवशोषित करना आसान काम नहीं था। इसमें संभवतः कुछ समय लगेगा। ये यून, क्या तुम ठीक हो? नगर प्रमुख किन ने अपने साथियों के साथ ऊपर से उड़ने के बाद पूछा। ये यून ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। नगर प्रमुख किन और उनके साथियों ने प्रकाश का वह धूसर बिंदु नहीं देखा था। उन्होंने बस इतना देखा कि ये यून अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसके आसपास की युआंची उसके शरीर में समा गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। अब जब उन्हें पता चल गया था कि ये यून ठीक है तो नगर प्रमुख किन और उनके साथियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि शायद ये यून थोड़ा थक गया था। आखिर यह एक बहुत बड़ा युद्ध था। अभी अभी समाप्त हुए युद्ध के दृश्य की कल्पना करते हुए योद्धा और यहाँ तक कि उस दृश्य को देखने वाले मनुष्य भी उसके बारे में बात करते थे, उसे अपने दिलों में गहराई से याद रखते थे। चलो मायरीड सिटी लौटते हैं। मैं उन लोगों के लिए इस महामारी को खत्म कर दूंगा, ये यून ने कहा। ये यून का प्रस्ताव सुनकर जो परिवार के मुखिया स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक प्रसन्न हुए। हालांकि नगर स्वामी किन आश्चर्यचकित रह गए। इतनी जल्दी क्यों? ये यून ने अभी अभी एक युद्ध समाप्त किया था और उसे आराम की जरूरत थी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ये यून ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, दूसरों के लिए महामारी का इलाज करने से वह जरा भी कमजोर नहीं हुआ। इसके विपरीत इससे उसके नीले रंग के दिव्य वृक्ष को कुछ ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हुई। हालांकि उसने प्रकाश के उस धूसर बिंदु को नियंत्रित कर लिया था। ये यून जानता था कि वह मायरीड सिटी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वरना मुसीबत जल्द ही दस्तक देगी। ... असंख्य दिव्य क्षेत्रों से अरबों मील दूर एक शांत और सुनसान रेगिस्तान में लाल बालों वाला एक व्यक्ति पीली रेत के बीच चुपचाप बैठा था। तेज हवाएं उसके लाल बालों से ऐसे गुजर रही थीं मानो रेत में कोई लल्लो टिमटिमा रही हो। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अंधेरे के दो धब्बों जैसी लग रही थीं। उनसे एक अंतहीन ठंडक निकल रही थी, मानो उसमें जीवित प्राणी की भावनाएं ही न हो। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स अब अस्तित्व में नहीं है। लाल बालों वाला आदमी थोड़ा हैरान था। ऐसा नहीं था कि उसे स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के जीवित रहने की विशेष चिंता थी, लेकिन उसके द्वारा रोपित प्राचीन राक्षसी शक्ति उस व्यक्ति के भीतर गहराई तक समा गई थी जिसने स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स को मारा था। लेकिन पलक झपकते ही वह राक्षसी शक्ति अनंत सागरों में विलीन हो गई। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने सामने की पीली रेत पर एक नाम लिखा।
ये यून। वो हवा का एक झोंका आया। रेत पर लिखा नाम होने के बावजूद वह हवा से उड़ा नहीं। ऐसा लगा मानो वह रेत पर हमेशा के लिए अंकित हो गया हो। दिलचस्प। लाल बालों वाले उस आदमी ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खुद से बुदबुदाया। इस युवक का क्या राज है? लगता है मैंने उसे कम आंका है। ... मायरीड सिटी के संक्रमित प्रतिभाशाली लोग सिटी लॉर्ड मैनर के सामने इकट्ठा हुए और उनमें उत्सुकता और उत्साह का भाव था। प्रतिभाशाली लोगों के अलावा खबर मिलते ही योद्धा भी मायरीड सिटी की ओर दौड़ पड़े। मायरीड सिटी की सभी सड़कें खाली थीं। शहर के लगभग सभी लोग दुकानों और घरों से बाहर आ गए थे। वे सब मिलकर सिटी लॉर्ड मैनर की ओर उमड़ पड़े। इतने भव्य आयोजन में लोगों की उपस्थिति वर्षों पहले आयोजित भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन की तुलना में भी बेहतर थी। जब ये यून की आकृति सिटी लॉर्ड मनो के प्रवेश द्वार के सामने प्रकट हुई तो एक कर्कश गर्जना सुनाई दी। युवा स्वामी यी, युवा स्वामी यी। ये प्रतिभाशाली और योद्धा उत्साह से ये यून को निहार रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अपार श्रद्धा और प्रशंसा के भाव थे। ये यून की वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि किसी के मन में भी उनके समान होने का जरा सा भी विचार नहीं आता था। केवल उनकी पूजा की ही जाती थी। ये यून ने इन लोगों को देखा और अपना हाथ उठाया। उसके पीछे नीले रंग के दिव्य वृक्ष का प्रेत प्रकट हुआ और गर्म जीवंत ऊर्जा तुरंत बारिश की तरह भीड़ की ओर बिखर गई। आत्मा से निकली तीखी चीखें सुनाई दी। ये यून उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकती थी, लेकिन आम लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन पाते थे। युवा प्रतिभाओं के दंतियनों के भीतर छिपे हुए राक्षसी सेवक हवा में ही बिखर गए और हर दिशा में भागने की कोशिश करने लगे। रुक जाओ। ये यून पहले से ही तैयार था। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और तुरंत ही भीड़ के ऊपर का स्थान सील हो गया। सुनहरे धागों ने एक स्थानिक पिंजरा बना लिया। ये राक्षसी सेवक उस स्थान के भीतर कैद हो गए क्योंकि वे असहाय रूप से नीले रंग के दिव्य वृक्ष में समाहित हो गए थे। पलक झपकते ही ये यून ने सभी संक्रमित प्रतिभाशाली छात्रों का इलाज कर दिया। युवा स्वामी यी, यह आपके प्रति मेरे सम्मान का छोटा सा प्रतीक है। कुलपति झोउ प्रसन्न हुए। उनके झोउ परिवार की युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली सदस्यों को बचा लिया गया था। उन्होंने तुरंत एक अंतरस्थानिक अंगूठी निकाली। वह अकेला नहीं था। बचाए गए प्रतिभाशाली लोगों के पीछे के गुटों ने तरह तरह के खजाने सौंपे। आज ये यून द्वारा प्रदर्शित असाधारण शक्ति ने सभी को ये यून का भविष्य स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया। जब तक वह जीवित रहता उसका भविष्य असीमित था। उन्हें ये यून से दोस्ती करने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान होना ही उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। ये यून ने कृतज्ञता के उपहारों को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने नगर प्रमुख किन को सभी उपहार एकत्र करने का जिम्मा सौंपा और चले गए। वे एल्डरमो से मिलना चाहते थे। अध्याय 1222 सिंखोल का क्षितिज। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। मायरीड सिटी के बाहर स्वर्ग प्रदान करने वाले पर्वत की दक्षिणी ढलान पर एक साधारण सी घास फूस की कुटिया थी। यह एक जड़ी बूटी के खेत के पीछे स्थित थी और किसी भी आम मनुष्य गांव के साधारण घर जैसी दिखती थी। इस समय नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के सामने एक बांस की कुर्सी पर बैठे हुए थे और आराम से मोटे पत्तों से बनी चाय का स्वाद ले रहे थे। जब ये यून पुआल की कुटिया के सामने पहुंचा तो उसने चाय पी रहे बुजुर्ग को देखा। देखते देखते उसे लगा कि चाय पीते बुजुर्ग, जड़ी बूटियों का खेत, पुआल की कुटिया और उसके आसपास की दुनिया एक स्वतंत्र संसार प्रतीत होती है। फिर भी सब कुछ इतनी सहजता से एक साथ जुड़ा हुआ है। हर एक ईंट और टाइल में ऐसा वातावरण बनाने वाले नियम समाहित प्रतीत होते थे। पारखी दृष्टि के बिना कोई व्यक्ति इस स्थान को साधारण पाता। बड़े मो, क्या मैं आपकी चाय का एक प्याला साझा कर सकता हूँ? ये यून ने हल्की मुस्कान के साथ अनुरोध किया। एल्डरमो ने ऊपर देखा और उस पर एक नजर डाली। उनकी बैंगनी पुतलियों में असीम शक्ति समाहित प्रतीत हो रही थी। बिल्कुल। एल्डरमो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे चाय केतली से निकलकर एक खुरदुरे चीनी मिट्टी के कप में जा गिरी, जो ये यून की ओर उड़ गया। ये यून ने उसे पकड़ा और सिर झुकाकर पी गया। गर्म चाय गले से नीचे उतरकर पेट में जाते ही उसे अपने अनुभव में एक सुखद और ताजगी भरी अनुभूति हुई। वाह, चाय तो कमाल की है। ये यून ने बेफिक्री से आश्चर्य व्यक्त किया। ये यून दिव्य रसायन शास्त्री के नोट्स की बदौलत काफी पढ़ा लिखा था। वह जानता था कि स्पिरिट टी जड़ी बूटियों से बनती है, लेकिन अपने ज्ञान के बावजूद वह चाय की पत्तियों के स्रोत का पता नहीं लगा सका। ये कौन सी चाय है? ये यून ने पूछा। एल्डरमो ने कहा, यह मेरे इलाके का एक स्थानीय उत्पाद है। इसे रूटलेस टी कहते हैं। जड़विहीन चाय, बिना जड़ों वाली चाय एक दिलचस्प अवधारणा थी। जब ये यून ने एल्डरमो को अपने मूल स्थान का जिक्र करते सुना तो उसने पूछा, एल्डरमो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके गुरु कौन है? आपके गुरु मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरे गुरु के इरादों पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि मेरे गुरु का आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जब आप दोनों मिलेंगे तब आपको बताया जाएगा कि मेरे गुरु आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। एल्डरमो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये यून ने सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि एल्डरमो के गुरु का उसके प्रति कोई गुप्त इरादा है। अगर ऐसा होता तो एल्डरमो की शक्ति इतनी पर्याप्त थी कि वे सीधे उस पर हमला कर देते। इतनी बड़ी मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह उत्सुक था, एल्डरमो के गुरु को उसमें दिलचस्पी क्यों होगी? अगर मैं और ज्यादा देर तक मायरीड सिटी में रुका तो मुसीबत ही बुलावा आएगा। एल्डरमो, बेहतर होगा कि मैं आपके साथ आपके गुरु से मिलने चलूं, ये यून ने कहा। क्या आप जिस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं उसका संबंध स्काईफाई या सेक्रेट हैंड्स के पीछे के मास्टरमाइंड से है? एल्डरमो ने पूछा। जी हाँ, ये यून ने तुरंत जवाब दिया। क्या एल्डरमो को पता है कि वह व्यक्ति कौन है? ये यून पहले से ही उस मास्टरमाइंड के प्रति द्वेष पाल चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके बारे में हर संभव जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे गुरु से पूछे, एल्डरमो ने उत्तर दिया। क्या आप किसी और को भी विदाई देना चाहेंगे? ये यून के मन में कुछ आकृतियां उभर आईं। कुछ हैं।
एल्डमो खड़े हुए और धीरे से अपना हाथ घुमाया, मानो वे किसी चित्र पर हाथ फेर रहे हों। भूसे की झोपड़ी, जड़ी बूटियों के खेत, कुर्सी और चाय गायब हो गए और उनकी जगह एक जंगल आ गया जो आसपास की घास और पेड़ों में विलीन हो गया। चल द ये यून वहां से चली गई और एल्डमो के साथ मायरीड सिटी लौट गई। ये यून और एल्डमो की आकृतियों को एक साथ सिटी लॉर्ड मनो के ऊपर प्रकट होते देख सिटी लॉर्डकिन समझ गए कि यून जा रही है। आखिरकार मायरीड सिटी बहुत छोटा था, इसके अलावा ये यून का भविष्य उज्जवल था। मायरीड सिटी उसे रोक नहीं सकता था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, परी यूकिन, साथ ही डोंग शियाओवान और रू एर मायरीड सिटी में थी। उसी क्षण ये यून की आवाज उनके कानों में गूंजी, मैं आप सभी को विदाई देने आया हूँ। ये यून जा रही थी। लड़कियां दौड़कर वहां आ गईं। डोंग शियाओवान ने उसे लालसा भरी निगाहों से देखा। रू एर ने खुद को रोक नहीं पाए और ये यून की आस्तीन खींच ली। सर, उद्धरण चिन्ह। वह ये यून का अनुसरण करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वह किसी भी तरह से ये यून की मदद नहीं कर सकती थी। डोंग शियाओवान भी वैसी ही थी। उसने रू एर का हाथ पकड़ा और ये यून से धीरे से कहा, युवा स्वामी, रू एर और मैं यहीं रहेंगे। हम यून शिन लॉफ्ट की देखभाल करते रहेंगे। ये सदा आपका इंतजार करेगा। शायद ये यून कभी वापस न लौटे, लेकिन यून शिन लॉफ्ट शहर में हमेशा के लिए खामोशी से खड़ा रहेगा। ये यून की किंवदंती की तरह ही मायरीड सिटी में पीढ़ियों तक संजोया रहेगा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी धीरे से ये यून के सामने आए। उसके लंबे बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे और उसकी तारों जैसी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। ये यून, मुझे आशा है कि भविष्य में हमें फिर मिलने का अवसर मिलेगा। मायरीड सिटी आने से पहले राजकुमारी को संयोगवश ये यून से दोबारा मिलने का अवसर मिला। भविष्य में ये यून और भी ऊंचे लोकों की ओर प्रस्थान करेगा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने भी उन्हीं लोगों को अपना लक्ष्य बना लिया था। हालांकि वह यून जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी, फिर भी वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर हमेशा उसका अनुसरण करती थी। ये यून ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। ठीक है। एक नजर पीछे मुड़कर देखते हुए ये यून ने सिर हिलाया और सभी से कहा, मैं जा रही हूँ। वह आकाश में उड़ गया जहां एल्डमो उसका इंतजार कर रहे थे। एल्डमो ने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष को चीरते हुए आगे बढ़े। तुरंत ही एक विशाल अंतरिक्षीय दरार प्रकट हुई। दरार के बीच में तारों से भरा ब्रह्मांड था जो निरंतर परिवर्तनशील था और भयंकर तूफानों से घिरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह किसी दूसरी दुनिया की ओर जाता है। जिन लोगों में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी, वे स्थानिक दरार से होकर नहीं गुजर पाएंगे। एल्डमो ने पहला कदम रखा और उसके तुरंत बाद ये यून ने उनका अनुसरण किया। विंग। जैसे ही दरार बंद हुई, अंतरिक्ष कांप उठा। पलक झपकते ही नीला आसमान फिर से छा गया। ऐसा लगा मानो ये यून का शरीर कभी वहां था ही नहीं। वह चला गया। परी यूकिन ने आकाश की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये यून और वह बिल्कुल अलग स्तर पर थी। आज के अलगाव के बाद शायद ये दूरी और भी बढ़ जाएगी। इस बीच स्थानिक दरार के दूसरे छोर पर जैसे ही ये यून ने स्थानिक दरार से कदम रखा, वह एक स्थानिक तूफान में गिर गया। एक हल्के सुनहरे रंग की युआनची उसके शरीर में फैल गई, जिसने उसे तूफान की भयानक शक्तियों से अलग कर दिया। एल्डमो आगे चल रहे थे। वे ऐसे टहल रहे थे मानो ठंडी हवा का आनंद ले रहे हों। पलक झपकते ही वे एक खाली ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में प्रकट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत दूर है, एल्डमो ने कहा। एल्डमो ने अपने हाथ से चीरते हुए एक और स्थानिक दरार खोल दी। ऐसा 8 बार और होने के बाद ये यून की आंखें अचानक चमक उठी। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां हल्की धुंध छाई हुई थी। वे अब अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट दुनिया में थे। यहां तक कि ये यून भी 8 बार अंतरिक्ष पार करने के अनुभव को सहन नहीं कर पाए। हालांकि इस दुनिया में प्रवेश करते ही ये यून को मानसिक ताजगी का अनुभव हुआ। वह तुरंत शांत हो गया। ये यून को महसूस हुआ कि यह एक स्वतंत्र स्थान है। यह एक विशाल लघु संसार है। देखने से तो यही लगता था कि यही वो दुनिया है जिसमें एल्डमो के गुरु रहते थे। यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वे इस दुनिया तक पहुंचने के लिए कितनी दूर का सफर तय कर चुके थे। वे यांग गॉड एम्पायरियन हेवन को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। यह मृतृष्णा सागर क्षेत्र है, एल्डमो ने कहा। हम 12 दिव्य स्वर्गों में से किस स्वर्ग में हैं? ये यून ने पूछा। एल्डमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने सामने फैले अंतहीन बादलों को देखा। यह 12 स्वर्ग नहीं, बल्कि गड्ढों का क्षितिज है। अध्याय 1223। चित्र। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। सिंखोल का क्षितिज। ये यून अचंभित रह गया। वह जानता था कि 12 दिव्य स्वर्ग ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा है। फिर भी वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि सिंखोल का क्षितिज क्या है। सिंखोल और 12 स्वर्गों के बीच एक अराजक क्षेत्र मौजूद है। यदि 12 स्वर्गों के लोग सिंखोल में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें इस अराजक क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। इसलिए उस क्षेत्र को सिंखोल का क्षितिज नाम दिया गया है, एल्डमो ने समझाया। तो यही वजह थी। ये यून ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड विशाल था और उसका ज्ञान अभी भी बहुत सीमित था। मिराज सी रील में बादलों का एक विशाल सागर तैर रहा था। बादलों के पार नीले और शांत महासागरों के ऊपर हरे भरे द्वीप तैर रहे थे। ये किसी सपने या मृत तृष्णा जैसा था। मिराज सी रील अपने नाम के अनुरूप ही था। यहाँ का महासागर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था और द्वीप पर वनस्पति घनी थी। ये शरीर और मन को बहुत ताजगी प्रदान करता था। ऐसी जगह पर खेती करने से निश्चित रूप से फसल की वृद्धि की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ये यून को एल्डमो के गुरु के बारे में और भी ज्यादा जिज्ञासा थी। इतनी विशाल दुनिया का मालिक होना। मिराज सी क्षेत्र अब तक देखे गए किसी भी छोटे ग्रह से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसी क्षण विभिन्न द्वीपों से आकृतियां उड़ती हुई दिखाई देने लगी। इन आकृतियों से शक्तिशाली युआनची ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। ये यून ने जब उन पर एक नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि वे दाव महल क्षेत्र के योद्धा थे।
एल्डरमो, उद्धरण चिन्ह। एल्डरमो, आप वापस आ गए हैं। इन लोगों ने एल्डरमो का अभिवादन किया। उन्होंने यी यून को भी उत्सुकता से देखा क्योंकि वह एक नया चेहरा था। एल्डरमो ने कहा, मैं उसे गुरु से मिलवाने ला रहा हूँ। यी यून और एल्डरमो को दूर उड़ते हुए देखकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। ये कौन है? हमारे मिराज-सी दायरे में किसी नए व्यक्ति के आए हुए बहुत समय हो गया है। क्या उसे हमारे मिराज-सी रीम के मालिक से मिलने की अनुमति है? ये व्यक्ति कौन है? वहां मौजूद योद्धा स्तब्ध रह गए। हालांकि वे मिराज-सी दायरे में रहते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें सिखाने और मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति एल्डरमो था। मिराज-सी रीम के मालिक की बात करें तो वे एक बेहद रहस्यमय व्यक्ति थे जिनसे वे कभी नहीं मिले थे। जब ये यून एल्डरमो के पीछे पीछे भाग रहा था तो वह अनजाने में पीछे मुड़कर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। ये वे नागरिक हैं जो द्वीपों पर रहते हैं। इनमें से कई का जन्म मृगतृष्णा सागर क्षेत्र में हुआ था। वे कभी बाहरी दुनिया में नहीं गए हैं, एल्डरमो ने समझाया। ये यून चकित रह गया। ये योद्धाओं की दुनिया में एक और स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। ये यही है। एल्डरमो अचानक नीचे की ओर उड़ गया। ये यून ने अपने सामने स्थित द्वीप को देखा और जान गया कि यहीं पर मिराज-सी दायरे का स्वामी निवास करता है। द्वीप पर एक शांत पहाड़ी घाटी थी जहां एल्डरमो यी यून को लेकर आए। उतरने के बाद वे एक शांत बजरी वाली पगडंडी पर चले। घाटी में तरह तरह के आध्यात्मिक फूल और घास उगाए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक बर्फीली ऊर्जा व्याप्त थी। बर्फीली ऊर्जा ठंडी थी, लेकिन इससे किसी की जीवंतता कम नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि यह उसी बर्फीली ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी जिसका उपयोग डोंग शियाओवान और परी युकिन को कैद करने के लिए किया गया था। घाटी के अंदर एक भव्य बांस का घर था। उसकी बालकनी बर्फ के फूलों से ढकी हुई थी जो क्रिस्टलीय और सुंदर थे। वे कला के सबसे जटिल नमूनों की तरह लग रहे थे। उसी क्षण बांस की झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। नीले कपड़े पहने एक महिला धीरे धीरे बाहर निकली। वह लंबी और पतली थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि उसकी त्वचा के नीचे की रक्तवाहिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ये यून ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके शरीर में युआनची का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह एक नश्वर प्राणी प्रतीत होती थी। एक नश्वर। ये यून दंग रह गया। इससे पहले कि वह लड़की की पहचान समझ पाता, उसके बगल में खड़े एल्डरमो ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, मैडम, आपका सेवक यंग मास्टर यी को यहाँ लेकर आया है। ओह, क्या एल्डरमो इसी गुरु की बात कर रहे थे? क्या वह मिराज-सी दायरे की भी मालकिन थी? ये यून ने शुरू में यह माना था कि एल्डरमो की गुरु ने अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करके सिंथोल के क्षितिज में एक रहस्यमय दुनिया की स्थापना की थी, जिससे मिराज-सी क्षेत्र का निर्माण हुआ। और मिराज-सी क्षेत्र की स्वामी और एल्डरमो की गुरु होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली होंगी, शायद किसी दिव्य स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एल्डरमो के गुरु एक नश्वर व्यक्ति होंगे। नीले वस्त्र पहने लड़की ने यी यून की ओर देखा। उसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरे की बनावट इतनी जटिल थी मानो उसे सुंदर जैद से तराशा गया हो। उसके चारों ओर के आध्यात्मिक फूल और क्रिस्टलीय बर्फ उसके सामने फीके पड़ गए। ये यून ने ऐसी शालीनता और सुंदरता वाली कोई नश्वर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो उसे शक हुआ कि वह अपनी आभा छिपा रही है, लेकिन ये उनके भीतर बैंगनी क्रिस्टल था। यह ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि लड़की के पास अपनी आभा छिपाने का कोई साधन नहीं है। वह पूरी तरह से नश्वर थी। यह अज्ञात था कि मिराज-सी दायरे का अस्तित्व कितने समय से था। एल्डरमो की साधना को देखते हुए अगर ये 10 लाख वर्षों से अस्तित्व में हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लगभग 16 वर्ष की दिखने वाली एक नश्वर लड़की मिराज-सी दायरे की स्वामी थी। मनुष्य का जीवनकाल 100 वर्ष से भी कम होता है। बचपन और बुढ़ापे के वर्षों को घटा दे तो यौवनकाल 2 दशकों से भी कम रह जाता है। यौवनकाल के चरम क्षण आहें भरवाते हैं। यदि उसके सामने खड़ी वह सुंदर स्त्री एक योद्धा होती तो उसकी सुंदरता लंबे समय तक बनी रह सकती थी, लेकिन यदि वह नश्वर होती तो उसकी सुंदरता क्षणभंगुर होती। उसी क्षण लड़की ने ऊपर देखा। अपनी नीली आंखों से उसने यी यून की ओर देखा। क्या आप युवा स्वामी यी हैं? मैं हूँ। यी यून अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आया और जवाब दिया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम हुआन चेनिक्सू है। युवा स्वामी के लिए इतनी दूर से आना मुश्किल रहा होगा। युवा स्वामी के कारनामों के बारे में सुनकर मैंने एल्डरमो को आपको यहाँ आमंत्रित करने के लिए कहा। हुआन चेनिक्सू की मुस्कान से मानो आसपास का सारा माहौल थमसा गया। घाटी में सिर्फ उसकी मुस्कान और आवाज ही गूंजती रही। ये सचमुच अविस्मरणीय था। ये यून ने अपने मन में उठ रहे सवालों को दबाया और मुट्ठी बांधकर पूछा, सुश्री हुआन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? हुआन चेनिक्सू ने ये यून को सीधे जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उनसे पूछा, युवा स्वामी, आप मेरे मिराज-सी दायरे के बारे में क्या सोचते हैं? ये यून ने ईमानदारी से जवाब दिया, उत्कृष्ट। वह स्थान शांत और सुकून भरा था। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर थी और नजारा मनमोहक था। स्वाभाविक रूप से वह एक बहुत ही सुंदर जगह थी। तो फिर आप पहले यहीं क्यों नहीं रुक जाते? मेरे द्वीप के बगल वाला द्वीप खाली है। युवा स्वामी, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप वहां जितने दिन चाहे रह सकते हैं, हुआन चेनिक्सू ने कहा। ये यून ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सिर हिलाया। सुश्री हुआन के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हालांकि जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगी कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि हुआन चेनिक्सू का उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, फिर भी ये यून उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे वहां क्यों बुलाया था। हुआन चेनिक्सू ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैंने आपसे मिलने के लिए कई कारण बताए हैं। उन सभी को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। मेरी योजना आपको यहाँ रहने के लिए आमंत्रित करने और आपसे धीरे धीरे विस्तार से हर बात पर चर्चा करने की थी, लेकिन चूंकि आप इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ।
हुआन चेनेक्सू के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथ से एक अंतरस्थानिक अंगूठी उतार ली। उसने वह अंगूठी एल्डरमो को सौंप दी। एल्डरमो ने धीरे से अपने हाथ में मौजूद अंतरस्थानिक अंगूठी को घुमाया, जिससे एक चित्र प्रकट हुआ। फिर उन्होंने उसे हुआन चेनेक्सू को लौटा दिया। इस दृश्य ने यी यून के अनुमानों की पुष्टि कर दी। हुआन चेनेक्सू सचमुच एक नश्वर लड़की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ी सी युआनची की साधना मात्र से ही अंतरस्थानिक वलय आसानी से खुल जाता। उसे एल्डरमो की मदद की क्या जरूरत थी? हुआन चेनेक्सू ने धीरे धीरे चित्र खोला। यह एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था और इसमें एक महिला का चित्र बना हुआ था। उसका चित्रण इतना सजीव था कि मानो वह व्यक्ति सचमुच जीवित हो। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो चित्र में चित्रित व्यक्ति सचमुच जीवित हो। युवा स्वामी यी, आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, है ना? अध्याय 1224, चित्र में महिला। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। चित्र में चित्रित महिला ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह संसार से अलग, अलौकिक प्रतीत हो रही थी, मानो 9 स्वर्गों की कोई परी नश्वर संसार में अवतरित हुई हो। जब यी यून ने पहली बार उस महिला को देखा तो उसे वह कुछ जानी पहचानी लगी। हालांकि उसे यकीन था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह महिला कौन थी? यदि उसने कभी ऐसी अद्वितीय महिला को देखा होता तो वह निश्चित रूप से उस पर एक अमिट छाप छोड़ जाती। यी यून ने इसे काफी देर तक ध्यान से देखा। हालांकि यह एक चित्र था, लेकिन महिला का हाव भाव और रूप रंग परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैसी अद्वितीय महिलाओं से कहीं बढ़कर था। अचानक यी यून के दिमाग में एक शानदार विचार कौंध गया। उसे एक व्यक्ति की छवि याद आ गई। तियान युआन लोक में वापस आकर उसने एक बार एजोर यांग लॉर्ड के अतीत को तब देखा था जब वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। एजोर यांग लॉर्ड के जीवन का प्यार बाई युएन थी। हालांकि यी यून ने एजोर यांग लॉर्ड के जीवन की केवल स्वप्निल झलकियां ही देखी थी, फिर भी बाई युएन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। ध्यान से तुलना करने पर वह चित्र में चित्रित महिला से मिलती जुलती थी। यी यून को याद आया कि करोड़ों साल पहले केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने महान कियान राजवंश के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र को एकजुट किया था। और एजोर यांग लॉर्ड महान कियान राजवंश के राजकुमार थे। सिंहासन संभालने के बाद उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत महिला बाई युएन से हुई। बाई युएन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। वह बेहद बुद्धिमान थी, लेकिन एक छोटे से संप्रदाय से थी। फिर भी उनका व्यक्तित्व चमकते चंद्रमा की तरह प्रकाशमान था। वह एक अनमोल रत्न थी। उसकी साधारण पृष्ठभूमि ने उसे एक अनूठा आकर्षण और मिलनसारिता प्रदान की। इसी वजह से एजोर यांग लॉर्ड उससे बेहद प्यार करने लगा। बाद में दोनों ने शादी कर ली और उन्हें महान कियान राजवंश का समर्थन प्राप्त हुआ। विरासत और संसाधनों से अपनी कमियों की भरपाई होने के बाद बाई युएन की साधना में तेजी से सुधार हुआ। कुछ ही समय में वह लगभग एजोर यांग लॉर्ड के बराबर शक्तिशाली हो गई। अपने समकक्षों के बीच वे अजेय थे। हालांकि उन्हें कुछ विपत्तियों का सामना करना पड़ा। एक बार एजोर यांग लॉर्ड और बाई युएन एक अभियान पर सिंखोल गए। वहां उनका सामना एक खतरनाक क्षेत्र से हुआ। सिंखोल के विकृत अंतरिक्ष में एजोर यांग लॉर्ड फंस गए और उनका क्या हुआ यह अज्ञात है। बाई युएन अकेले लौट आई और उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से उनकी जगह महान कियान राजवंश का शासन संभाला। वह हमेशा एजोर यांग लॉर्ड का इंतजार करती थी, इस विश्वास के साथ कि वह वापस लौटेंगे। इसके साथ ही 20 साल बीत गए और बाई युएन की मनचाही घटना आखिरकार घटित हुई। एजोर यांग लॉर्ड लौट आए। वे न केवल जीवित लौटे बल्कि सिंखोल में मिले एक बड़े अवसर के बाद उनकी साधना का स्तर भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया था। महान कियान राजवंश ने खुशी मनाई और दोनों को पवित्र सम्राट और पवित्र साम्राज्य की उपाधियां प्रदान की गईं। नीले यांग लॉर्ड ने एक बेलगाम जीवन व्यतीत किया। बाई युएन विनम्र और खुले विचारों वाली थी, जो राष्ट्र के लिए एक आदर्श मां थी। इसके तुरंत बाद एजोर यांग लॉर्ड ने ग्रेट वर्ल्ड के दिव्य लॉर्ड का पदभार ग्रहण किया। वे यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए। यही उनके जीवन का शिखर था। और शिखर के बाद एक भयावह निम्नतम बिंदु आया। कुछ समय बाद शाहोंगक्स्यू नामक एक फे जाति की विशेषज्ञ सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी में आए और उसने एक चुनौती पेश की। वह साधारण शक्ति वाला एक अहंकारी व्यक्ति था। हालांकि एजोर यांग लॉर्ड युद्ध को लेकर बेहद आश्वस्त थे। यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के सभी लोग युद्ध देखने के लिए सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी की ओर दौड़ पड़े और उनमें हलचल मच गई। महान युद्ध से पहले एजोर यांग लॉर्ड ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इथरियल अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया और जैसे ही उनकी साधना का स्तर बढ़ने वाला था, बाई युएन एक भूत की तरह उनके सबसे नाजुक क्षण में प्रकट हुई। उन्होंने उनकी छाती में वार कर दिया। उस क्षण एजोर यांग लॉर्ड को अपनी आंखों के सामने हो रही घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बर्फीली तलवार की धार पकड़ी और बाई युएन की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। जब तलवार निकाली गई तो ऐसा लगा मानो उसने एजोर यांग लॉर्ड के जीवन का सब कुछ छीन लिया हो। अगर उसकी मृत्यु होनी थी तो वह इसका कारण जानना चाहता था। लेकिन बाई युएन बिना कुछ कहे चली गई। शाहोंगक्स्यू के साथ युद्ध में एजोर यांग लॉर्ड को करारी हार का सामना करना पड़ा। बाद में एजोर यांग लॉर्ड का मोहभंग हो गया। उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वे सिंखोल लौट आए, वही स्थान जहां वे 2 दशकों से फंसे हुए थे। वे अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे तियान युआन लोक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने उनकी आत्मा को बचाया, प्राचीन महान साम्राज्य। जहां तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की बात है जिसमें यी यून प्रवेश करने वाली थी, वे घटनाएं करोड़ों साल बाद घटी। यह एजोर यांग लॉर्ड का इतिहास था। ये लंबे समय से यी यून के हृदय में गहराई से दबा हुआ था। संयोगवश जब यी यून को एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड से यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में ले जाया गया तो वह सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी में पहुंचा, जहां कभी महान कियान राजवंश का शासन था।
इसके अलावा ये यून का सामना सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी जियान वुफेंग में एजोर यांग लॉर्ड के वंशजों से हुआ। ये यून ने यह भी देखा कि करोड़ों वर्षों के बाद क्लैरिटी पोल स्वॉर्ड सेक्ट अपने गौरवशाली अतीत की मात्र एक छाया बनकर रह गया था। ये सब कर्मों द्वारा निर्धारित प्रतीत होता था। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम बाई यूइन है। ये यून ने हुआन चेनिक्सू की ओर देखा। क्या मिस हुआन सीनियर्स बाई यूइन और जियान क्विंगयान से संबंधित हैं? हुआन चेनिक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जियान क्विंगयान को नहीं जानती, लेकिन मैं उनकी कहानी जानती हूँ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वे सचमुच एक दयनीय इंसान थे। उद्धरण चिन्ह। अरे, बाई यूइन की वजह से। ये यून कुछ हैरान थी। हुआन चेनिक्सू के पास बाई यूइन की तस्वीर क्यों होगी? और उसे कैसे पता चला कि वह एजोर यांग लॉर्ड से संबंधित है? हुआन चेनिक्सू ने चित्र को लपेटते हुए आह भरते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि बाई यूइन ने जियान क्विंगयान को क्यों नुकसान पहुंचाया? ये यून ने अपना सिर हिलाया। ये बात उसे भी हैरान कर रही थी। उसने एजोर यांग लॉर्ड का पूरा इतिहास देखा था। बाई यूइन द्वारा उसे धोखा देने से पहले एजोर यांग लॉर्ड के साथ उसका रिश्ता किसी भी तरह से कपटपूर्ण नहीं लगता था। वह सदियों से उसके प्रति वफादार रही थी और एजोर यांग लॉर्ड के गायब होने के बाद 20 वर्षों तक धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करती रही थी। यह अटूट था और ऐसा प्रेम प्रतीत होता था जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। बाद में जब उन दोनों को पवित्र सम्राट और पवित्र साम्राज्य की उपाधियां प्रदान की गईं, तब वे अपने जीवन के शिखर पर थे। विशेष रूप से एजोर यांग लॉर्ड की कम उम्र में ही असीम क्षमता थी। दिव्य लॉर्ड से भी ऊपर के स्तर तक पहुंचना उनके लिए बस समय की बात थी। वे साथ मिलकर ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में वह अपने पति को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? सैकड़ों वर्षों की वफादारी एक दिन के विश्वासघात से पराजित हो गई। ये समझ से परे था। क्या आप जानते हैं कि बाई यूइन ने जियान क्विंगयान को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या हासिल किया? ये यून को एक पल के लिए याद आया और उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। बाई यूइन जो चीज ले गई थी वह एक टूटी हुई तलवार थी। सटीक रूप से कहें तो ये शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार की नोक थी। ये यून ने गहरी सांस ली जब उसे एक संभावना का एहसास हुआ। उसके सामने खड़ी हुआन चेनिक्सू को शायद पहले से ही पता था कि उसके पास शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार का दूसरा आधा हिस्सा है। इसी वजह से उसने उसे मिराज सी रील में आमंत्रित किया था। ये यून शांत होकर बोला, यह आधी टूटी हुई तलवार है। उस समय एजोर यांग लॉर्ड के अंतरस्थानिक वलय में अनगिनत खजाने थे। यहाँ तक कि यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल के अवशेष पृष्ठ भी थे। ये 12 स्वर्गों के नियमित महान दाव से स्वाभाविक रूप से बनी साधना तकनीकें थीं। इनका मूल्य अकल्पनीय था, लेकिन बाई यूइन ने इन्हें नहीं लिया। उसने तो बस टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा ही लिया। हाँ, सही है, यह आधी टूटी हुई तलवार है। जहां तक यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल के उन बचे हुए पन्नों की बात है जिनका आपने जिक्र किया। ये कहते हुए हुआन चेनिक्सू ने अपना सिर हिलाया। वे शायद उतने मूल्यवान नहीं हैं जितना आप समझते हैं। वे 12 स्वर्गों के महान दाव के नियमों से स्वाभाविक रूप से बनी साधना तकनीकें नहीं हैं। समय की लंबी धाराओं में कई सत्य इतिहास की राख में दब गए हैं जो लोगों को अज्ञात हैं, हुआन चेनिक्सू ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज शांत थी, उसकी लंबी लंबी सांसों से मेल खाती हुई। उसमें कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एक नश्वर लड़की अरबों वर्षों के इतिहास पर चर्चा कर रही थी। 12 दिव्य लोकों की शुरुआत में बनी एक किंवदंती का भी उसने सहजता और शांति से जिक्र किया। ये सुनकर ये यून कुछ अवाक रह गई। क्या वह सचमुच एक नश्वर लड़की थी? ये यून को ये बात अकल्पनीय लगी। हालांकि उन्हें हुआन चेनिक्सू का दावा बहुत हद तक संभावित लगा। यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल के अवशेष पृष्ठ 12 स्वर्गों के नियमित महान दाव से स्वाभाविक रूप से नहीं बने थे। गहन विचार करने पर यद्यपि यून ने अतीत में कभी यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल में साधना नहीं की थी, फिर भी उसके पास 10,000 डिवाइन कैनन के अवशेष पृष्ठ थे जो उनके समकक्ष थे। ये पृष्ठ उसे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने एजोर वुडग्रेट वर्ल्ड छोड़ने से पहले दिए थे। ये यून ने 25 वर्षों तक एकांतवास किया और 10,000 परी दिव्य ग्रंथों के बचे हुए पन्नों का अध्ययन किया। यदि उनकी साधना तकनीक को विलक्षण कहा जाए तो यह वास्तव में सच था। हालांकि यदि इसे सर्वोच्च महान दाव कहा जाए तो मन में एक अनकही सी अनुभूति होती थी कि यह उतनी अद्भुत नहीं थी। यह उस 10 लाख दानव अस्तित्व चक्र से बिल्कुल अलग स्तर की थी जिसका ये यून ने अध्ययन किया था। इससे पहले ये यून ने अनुमान लगाया था कि शायद उसके पास मौजूद 10,000 परी दिव्य कैनन अधूरा था, जिसके परिणामस्वरूप उसमें शक्ति की कमी थी। लेकिन गहन चिंतन करने पर इन सभी वर्षों में 12 दिव्य लोकों में कुल 12 रहस्यमय ग्रंथ मौजूद थे। इन्हें अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों ने प्राप्त किया था, लेकिन क्या उनमें से किसी को भी रहस्यमय ग्रंथों का पूरा संग्रह प्राप्त नहीं हुआ था? फिर भी ये यून ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने संपूर्ण रहस्यमय नियमावली का अध्ययन करके शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी की तरह एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त किया हो। कई लोगों ने उस रहस्यमय ग्रंथ को प्राप्त किया था, लेकिन वे परम पूजनीय वर्षा देव या एल्डमो के स्तर के थे। यदि उस ग्रंथ का मूल्य अमूल्य होता तो उसके बचे हुए पन्ने दिव्य देव से ऊपर के लोगों द्वारा बहुत पहले ही छीन लिए गए होते। बाई यूएन द्वारा यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल के बचे हुए पन्नों को छोड़ने का कारण यह नहीं था कि वह उन्हें एजोर यांग लॉर्ड के लिए छोड़ना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें महत्व नहीं देती थी। फिर भी उसने तलवार की नोक हटा ली थी। ये जानकर ये उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार का मूल्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। लेकिन अब उसके पास शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार होने की खबर लीक हो गई थी। इस चूक का कारण ये था कि उसने शुद्ध यांग टूटी हुई तलवार के महत्व को कम आंका था। शुरू में ये उनका मानना था कि भले ही यह प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी का हथियार हो, फिर भी यह टूटा हुआ हथियार था। इसके अलावा यह आधा ही था। ये यून ने भी बाय यून को कम आंका था।
उसने सोचा था कि वह एक छोटे से संप्रदाय की निर्दयी महिला है जो महत्वाकांक्षा और लालच से भरी हुई है। अब हालात देखकर लगता है कि मामला इतना सरल नहीं है। अपनी पहचान उजागर होने के बाद ये यून के पास भाग्य के साथ जीने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह एल्डर मो की ताकत जानता था, वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर उसके सामने खड़ी लड़की की नजर शुद्धयान की टूटी हुई तलवार पर थी तो उसके पास संघर्ष करने का कोई मौका नहीं था। वह केवल उसे तलवार सौंप सकता था। जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे नीले कपड़े पहनी लड़की बस उसे देखती रही। उसकी चमकीली आंखें झरने के पानी जैसी लग रही थी, शुद्ध और निर्मल होने के बावजूद वे अथाह प्रतीत हो रही थी। आपकी प्रतिक्रिया मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत है, लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। ये यून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो इस नश्वर लड़की ने उसे पूरी तरह समझ लिया हो। वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। क्या मिस हुआन को टूटी हुई तलवार में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं इससे रुचि नहीं कहूंगा। टूटी हुई तलवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि यह उससे बिल्कुल अलग है जो आप सोच रहे हैं। अध्याय 1225 प्राचीन ईश्वरीय सम्राट। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। हुआन चेनिक्सू की बातें सुनकर ये यून हैरान रह गया। उसकी कल्पना से क्या अलग था? क्या ऐसा हो सकता है कि हुआन चेनिक्सू को तलवार में सचमुच कोई दिलचस्पी ही न हो? हुआन चेनिक्सू ये यून की आशंकाओं को भांप गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि यह इस टूटी हुई तलवार के मालिक के बारे में है। क्या आप प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं? हुआन चेनिक्सू ने हल्के से सिर हिलाया। सही कहा, बहुत समय बीत चुका है। वर्तमान में जितने भी लोग हैं, अगर हम सिंखोल को छोड़ दें तो केवल 12 स्वर्गों में से ही शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसे प्राचीन काल के 8 दिव्य सम्राटों की याद हो। 8 दैवीय सम्राट। ये यून ने अपनी सांस रोक ली। हुआन चेनिक्सू के शब्दों ने उसे विस्मय में डाल दिया था। वह नहीं जानता था कि 8 दिव्य सम्राट किस प्रकार की शख्सियतें थीं। जिस प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी का आपने अभी जिक्र किया, वह 8 दिव्य सम्राटों में से एक है। उस समय सभी चेतन प्राणी पूर्वज देवताओं से लड़ते थे और 8 दिव्य सम्राट तब तक लड़ते रहे जब तक वे खून से लथपथ नहीं हो गए। कुछ युद्ध में मारे गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ ऐसे भी थे जिनके परिणाम अज्ञात हैं। हालांकि वह इतिहास कई कारणों से मिट गया है। अब यह अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है। आपका न जानना बिल्कुल स्वाभाविक है। हुआन चेनिक्सू ने इस मामले पर विचार किया। उनकी दृष्टि मानो समय की अनंत नदियों में प्रवेश कर रही थी और उन्होंने उस नदी के उद्गम स्थल पर हुए उस भयावह प्राचीन युद्ध को देखा। ये यून को ये बात अविश्वसनीय लगी कि एक नश्वर लड़की की निगाहें इतनी प्रभावशाली हो सकती हैं। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, सुश्री हुआन, आपने कहा कि इतिहास मिटा दिया गया है, तो फिर बाई युएन को तलवार का महत्व कैसे पता है? और सदियों से जिसके साथ वह रही है, उस प्रेमी को नुकसान पहुंचाने के लिए वह क्यों तैयार थी? क्या उसे 8 दिव्य सम्राटों का इतिहास पता है? ये यून का सवाल सुनकर हुआन चेनिक्सू ने आह भरी। उसकी आवाज में थोड़ी पीड़ा और उदासी झलक रही थी। हाँ, सही कहा, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा क्योंकि वह 8 दिव्य सम्राटों में से एक है। क्या? ये यून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआन चेनिक्सू उसे ऐसा जवाब देगी। एजोर यांग लॉर्ड की यादों में बाई युएन एक छोटी सी संस्था में पली बड़ी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। अब उन्हें बताया जा रहा था कि बाई युएन प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी के बराबर की शख्सियत है। ये कैसे संभव था? भले ही बाई युएन 8 दिव्य सम्राटों में से एक थी, फिर भी अगर उसे शुद्धयान की टूटी हुई तलवार चाहिए होती तो वह जियान किंगयान को आसानी से मार सकती थी। उसे सदियों तक उसके साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक दिव्य सम्राट के मानकों के अनुसार जियान किंगयान, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। हुआन चेनिक्सू ने कहा, मैं समझती हूँ कि आप किस बात को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल बाई युएन किसी दिव्य सम्राट का पूर्ण शरीर नहीं है। वह तो केवल एक दिव्य सम्राट का अवतार है। एक अवतार। ये यून का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने पहले उल्लेख किया था कि प्राचीन काल में 8 दिव्य सम्राट थे। उस भीषण युद्ध के बाद कुछ मारे गए और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ अन्य लापता हो गए। बाई युएन बुरी तरह घायल हो गई थी। अंतिम उपाय के रूप में उसने स्वयं को दिव्य रक्त क्रिस्टल में बंद कर लिया और 100 मिलियन वर्षों तक सो गई। हालांकि इतने समय ने उसकी जान बचाई, लेकिन इससे उसकी शक्ति भी कम हो गई। अपनी पिछली अवस्था में वापस आने के लिए उसने पुनर्जन्म लेने की एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आत्मा को विभाजित किया और बार बार पुनर्जन्म लिया ताकि अपनी आत्मा की शक्ति को पोषित कर सके और युवांची को अवशोषित कर सके। ये सभी पुनर्जन्म धीरे धीरे उसके शरीर में वापस समाहित हो जाते और उसकी शक्ति धीरे धीरे वापस आ जाती। जियान किंगयान जिस लड़की से मिला था वह बाई युएन के अवतारों में से एक थी। उसे दिव्य सम्राट के रूप में कोई यादें नहीं थी। वह बिल्कुल कागज की तरह सरल थी। वह जियान किंगयान से मिली और उससे प्यार हो गया। वह सदियों तक उसके साथ रही, जब तक कि एक दिन वह जागृत नहीं हो गई। वह वापस अपने असली रूप बाई युएन में बदल गई और उस क्षण से अतीत की लड़की मर चुकी थी। जो जीवित रहा वह केवल दिव्य सम्राट की आत्मा थी। इसलिए मैंने कहा था कि जिस क्षण जियान किंगयान उस लड़की से मिला, उसी क्षण से उसका जीवन त्रासदीपूर्ण होना तय हो गया था। हुआन चेनिक्सू की व्याख्या से ही यून को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान किंगयान के साथ होने पर बाई युएन की आंखों में प्रेम झलक रहा था। उस समय वह सचमुच उससे प्रेम करती थी। वे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते थे और अनंत काल तक साथ रह सकते थे, लेकिन उनका भाग्य तय था। जियान किंगयान की शक्ति के सामने वह आदिम काल के एक दिव्य सम्राट का सामना कैसे कर सकता था? इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या पुनर्जन्म लेने वाली बाई युएन भी एक दुखद पात्र नहीं थी?
दुर्भाग्यवश जियान किंग को अपनी मृत्यु तक ये पता नहीं चल पाया कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा क्यों दिया था। प्राचीन महारानी द्वारा पुनर्वासित किए जाने के बावजूद जियान किंग अपने साथ पश्चाताप, आक्रोश और अंतहीन घृणा को ही मृत्यु तक ले गया। ये यून ने धीरे से अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ और उसके बाद एक हल्की सुनहरी किरण चमकी। शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। वह सुनहरी किरण केवल ये यून के शरीर में मौजूद शुद्ध यांग युआन ऊर्जा का प्रभाव थी। टूटी हुई तलवार स्वयं साधारण और कुंद थी। समय की कठोर मार झेलने के कारण वह जंग से ढकी हुई थी। ये कल्पना करना कठिन था कि यह एक ऐसी तलवार थी जो एक दिव्य सम्राट के हृदय को भी झकझोर सकती थी। अगर ये तलवार इतनी शक्तिशाली है तो ये क्यों टूटेगी? हुआन चेनेक्सू ने कहा, इस तलवार का मूल्य इसकी ताकत में नहीं बल्कि इसके भीतर छिपे रहस्य में है। रहस्य क्या है वो? हुआन चेनेक्सू ने सिर हिलाया। प्राचीन काल में बहुत सी घटनाएं घटी थीं। यहाँ तक कि सबसे आश्चर्यजनक बातें भी इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। इसके अलावा ये तो प्राचीन काल में भी एक अज्ञात रहस्य था। करोड़ों वर्षों के बाद अब किसी के लिए भी सच्चाई जानना असंभव है। सुश्री हुआन, क्या आपको भी नहीं पता? ये यून आश्चर्यचकित था। उसे पहले लगता था कि हुआन चेनेक्सू को सब कुछ पता है। ये यून ने आगे कहा, सुश्री हुआन, मुझे विश्वास है कि इस तलवार में जो भी रहस्य छिपा हो, बाई युएन मुझे ढूंढ ही लेगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। जब ये यून पहली बार 12वें स्वर्ग में पहुंचा था तब उसने अपने सभी खजाने छिपा दिए थे क्योंकि उसके पास उनकी रक्षा करने की शक्ति नहीं थी। बाद में जब उसने साधारण सर्वोच्च शक्तियों से कहीं अधिक शक्ति और अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली तो ये यून को लगा कि शुद्ध यांग टूटी तलवार और गॉड एडवेंट टॉवर जैसे खजाने को अब छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा शुद्ध यांग टूटी तलवार को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। लेकिन लगता है उसने गलती कर दी है। हुआन चेनेक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिछले पुनर्जन्म से ही बाई युएन हजारों वर्षों से एकांतवास में है। वह जल्द ही इस दुनिया में नहीं आएंगी और उनके किसी भी अनुयायी ने आदिम काल के युद्ध का अनुभव नहीं किया है। इसलिए आप फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि उनके जागृत होने पर स्थिति बदल सकती है। आप सीलबंद तियान युआन लोक से शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार को 12वें स्वर्ग में लाए हैं, इसलिए आने वाले समय में बाई युएन आपको ढूंढ लेंगी क्योंकि आपके पास जो टूटी हुई तलवार है वह उनके अंश से जुड़ी हुई है। वह आपको ढूंढ लेंगी। हुआन चेनेक्सू की बातों से ये यून स्तब्ध रह गया। वह शुक्रगुजार था कि बाई युएन अभी भी एकांत में था और हुआन चेनेक्सू ने उसे सबसे पहले ढूंढ लिया था। ये यून ने कुछ देर सोचने के बाद अचानक पूछा, मिस हुआन, क्या आप बाई युएन को समझती हैं? वह अच्छी है या बुरी? ये यून को पता था कि आदिम युद्ध में मनुष्यों सहित 100 जातियों ने कांस्य दैत्यों से युद्ध किया था। उस युद्ध में भाग लेने वाले 8 दिव्य सम्राटों में से एक होने के नाते बाई युएन ने मानव जाति के लिए महान उपलब्धियां हासिल की होंगी। लेकिन बाद में शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी की टूटी हुई तलवार को प्राप्त करने के लिए उसने उस जन्म में जियान की ज्ञान के प्रति अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। उसने निर्दयतापूर्वक उसकी छाती में वार किया और किसी भी हद तक आगे बढ़ गई। हुआन चेनेक्सू ने कहा, वह अच्छी है या बुरी, यह इतनी आसानी से तय नहीं किया जा सकता। आदिम काल के उस विश्व युद्ध में दोनों पक्षों की अच्छाई या बुराई का फैसला कौन कर सकता है? वे 100 जातियां अनंत काल तक एक दूसरे से लड़ती रहीं। वे केवल एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए एकजुट हुई क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पूर्वजों के देवताओं से लड़ते समय कौन सचमुच ये तय कर सकता है कि उनके हृदय एकमत थे या नहीं? यहाँ तक कि 8 दिव्य सम्राट जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध किया, वे भी एक दूसरे के बेहद करीब नहीं थे। करोड़ों वर्षों के बीतने के बाद स्थिति और भी जटिल और भ्रामक हो गई और उस समय ये भेद करना किसी के लिए भी संभव नहीं था कि किसने क्या किया। आपने मुझसे पूछा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि शुरुआत से ही अच्छा या बुरा कुछ था ही नहीं। केवल शत्रु और मित्र थे। हुआन चेनेक्सू की आवाज कांप रही थी। उसने मुस्कुराते हुए ये यून की ओर देखा। उसने चिढ़ाने वाले लहजे में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है, तुम अच्छे हो या बुरे? अच्छा या बुरा? हत्याओं की संख्या पर गौर करें तो ये यून ने अनगिनत लोगों को मारा था। वह एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, सुश्री हुआन, आप सही कह रही हैं। मेरी लड़ाइयां अच्छाई के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए लड़ी जाती हैं। ये सब मेरी अंतरात्मा की आवाज के लिए है। ये कहते हुए ये यून ने मुट्ठी भींच ली। सुश्री हुआन, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ऐसा न कहा होता तो शायद मैं बिना कारण जाने ही मर गया होता। अध्याय 1226 तलवार प्रदान करना। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हुआन चेनेक्सू की चेतावनी ने उसकी जान बचाई। ये यून को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर बाई युएन जियान की ज्ञान को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार है तो ये बिल्कुल असंभव है कि वह उसे बख्श देगी। मेरे पास 2 अन्य मामले हैं जिन पर मैं सुश्री हुआन से परामर्श करना चाहूंगा। ये यून कई सवालों के साथ मिराजसी दायरे में आया था। हुआन चेनेक्सू से मिलने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद स्वाभाविक रूप से वह उन सभी सवालों के जवाब चाहता था। युवा स्वामी, ये कृपया पूछें। हुआन चेनेक्सू ने शांत भाव से कहा, मैं उन राक्षसी सेवकों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने दुष्ट आत्माओं के रूप में यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में घुसपैठ की है। उनके साथ क्या हो रहा है? क्या कोई प्राचीन जाति जैसे कि सीलबंद कांस्य दानव इन सबको नियंत्रित कर रही है? ये यून को राक्षसी सेवकों की उत्पत्ति के बारे में पहले से ही जानकारी थी। वे संभवतः प्राचीन युग के बचे हुए सेवक थे। उन्होंने अतीत में 100 जातियों के साथ युद्ध किया था। हालांकि इतने लंबे समय तक नींद से जागने के बाद राक्षसी सेवकों का अचानक जागना निश्चित रूप से किसी न किसी के द्वारा उकसाया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि ये कांस्य दानव हैं? हुआन चेनेक्सू ने सिर हिलाया। ये वो नहीं है। मैंने बताया था कि उस समय की मानव जाति में आंतरिक संघर्ष चल रहे थे।
वे तभी और मजबूत हुए जब एक साझा शत्रु सामने आया और उनके पास गठबंधन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मनुष्यों में हमेशा कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे और अधिक चाहते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने की ताकत नहीं होती, इसलिए वे एक अपरंपरागत रास्ता अपना लेते हैं। उदाहरण चिन्ह। जिन राक्षसी सेवकों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें संयोगवश मनुष्यों द्वारा ही मुक्त किया गया है। ओह, ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसने हुआन चेनिक्सू के जवाब का पहला भाग सुनकर कुछ हद तक अंदाजा लगा लिया था, लेकिन हुआन चेनिक्सू की पुष्टि मिलने पर वह पूरी तरह से दंग रह गया। प्राचीन काल के युद्धों ने मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचाया था। युद्ध के बाद इतना समय बीत जाने के कारण इतिहास धूल की एक परत के नीचे दब गया था। लोग उस पीड़ा को इस हद तक भूल चुके थे कि सोए हुए राक्षसी सेवक जाग उठे थे। क्या वे पागल हो गए थे? क्या उन्हें इस तरह के कृत्यों में लिप्त होने से पहले कोई नहीं रोक रहा है? क्या कोई इसके परिणामों पर विचार नहीं कर रहा है? बिल्कुल, लेकिन इन सब के पीछे जो लोग हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। वे छुपकर काम करते हैं, तो उन्हें रोकना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा इस बड़ी समस्या में कई जटिल समस्याएं भी शामिल हैं। अगर हम परिणामों की बात करें तो जिन लोगों ने शैतानी सेवकों को छोड़ा है उन्होंने निश्चित रूप से आपसे कहीं अधिक व्यापक विचार किया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में फैली अराजकता, जिसमें मानव जीवन दुख और पीड़ा की गहराइयों में डूब रहा है, नकारात्मक कर्मों का परिणाम है? शायद इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा होते देखकर खुश होते हैं। दुनिया बहुत लंबे समय से शांति में है। प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष शांत होने के बाद नए हितों के लिए होड़ करना कठिन हो जाता है। हालांकि नियमों को तोड़ने से और भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से लोग स्थापना से पहले विनाश की प्रतीक्षा करते हैं और उससे बड़ा लाभ उठाते हैं। 20 साल से भी पहले क्या आपने गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर के साथ मिलकर मायरीड इमोर्टल पवेलियन को नष्ट नहीं किया था? हुआन चेनिक्सू ने एक सवाल पूछकर यी यून को अवाक कर दिया। दरअसल असंख्य अमर मंडप को नष्ट करने का उसका मकसद समाज की बुराइयों को दूर करना नहीं था। उसने ऐसा बदला लेने और अपनी रक्षा के लिए किया था। उसने ऐसा अपने शरीर और मन की शांति के लिए किया था। प्राचीन जातियां नष्ट हो चुकी हैं। जो लोग पांडोरा का बक्सा खोलते हैं वे स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि वे सभी दुष्ट आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 10,000 कदम पीछे हटकर देखें तो भले ही वे उन्हें नियंत्रित करने में असफल हो जाएं, तबाही का स्तर प्राचीन काल के 100 जातियों के युद्ध से अधिक नहीं होगा। दुनिया में फैली अराजकता सभी जीवों के लिए दुख का कारण बनती है, लेकिन कुछ लोग इसे देखने के लिए तैयार रहते हैं। नायक कठिन समय में जन्म लेते हैं। प्राचीन काल में 8 दिव्य सम्राट थे और इतिहास में कई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी रहे हैं। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली था, लेकिन शांति के इस युग में उस स्तर की साधना प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। शायद कुछ लोग इस अराजकता के बीच सफलता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुआन चेनिक्सू की बातों ने यी यून को कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया। उसने पहले सोचा था कि राक्षसी सेवकों का पुनरुत्थान प्राचीन जातियों की वापसी का संकेत है, फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मनुष्य ही राक्षसी सेवकों के जागरण का कारण थे। मनुष्य मूलतः युद्धप्रिय थे। अपने हितों की रक्षा के लिए निरंतर लड़ना मनुष्यों में आम बात थी। इसके अलावा कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग भी थे जो दुनिया से बदला लेना चाहते थे। ऐसे लोग और भी खतरनाक थे। वे किसी भी हद तक जा सकते थे। ये यून जानता था कि बुराई मानव स्वभाव में गहराई से समाई हुई है। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ब्रह्मांड और मानवता की स्थिति पर शोक मनाता, और न ही वह ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्यों के कुरूप स्वभाव को देखकर जीवन पर ही सवाल उठाता और अंततः उन्माद में आकर पूरी दुनिया को नष्ट करने का फैसला करता। वो तो बस यून था, एक साधारण व्यक्ति जो मार्शल आर्ट का मार्ग अपनाता था और संसार के इस चक्र से मुक्ति पाना चाहता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह दया और घृणा के बीच स्पष्ट अंतर जानता था और अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करता था। इस दुनिया में चाहे कितनी भी भीषण और कष्टदायक लड़ाइयां क्यों न हो, जब तक कोई उसे उकसाता नहीं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। सुश्री हुआन, क्या आप स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु को जानती हैं? उन्होंने मुझ पर एक भयावह छाप छोड़ी है। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के गुरु द्वारा छोड़ा गया निशान शायद एजोरवुड डिवाइन ट्री द्वारा कैद कर लिया गया हो, लेकिन इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में समय लगेगा। युवा स्वामी यी बाई युएन की तुलना में वह लाल बालों वाला आदमी तो बस एक मामूली शख्सियत है। अगर आपको बाई युएन का सामना करना पड़े तो वह आपके लिए सिर्फ एक चक्की का पत्थर साबित होगा। वैसे उसके 3 और साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 15 साल के भीतर उन सभी को मार डालेंगे। 15 साल, ये यून की आंखों में चमक आ गई। आज तक उसने लगभग 100 वर्षों तक साधना की थी। कोई और होता तो उसे कनिष्ठ ही मानता, लेकिन हुआन चेनिक्सू उसे बहुत सम्मान देती थी। इन 15 वर्षों के दौरान मैं तुम्हें एक जगह सुझाऊंगी, वहां साधना करना। ये कहते हुए हुआन चेनिक्सू ने यी यून को एक पत्र सौंप दिया। इस पत्र में बताया गया है कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। जहां तक आपकी शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार की बात है, मेरा सुझाव है कि आप इसे यहीं छोड़ दें। ये यून ने बिना किसी झिझक के शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार दोनों हाथों से सौंप दी। चूंकि शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार के दोनों हिस्से जुड़े हुए थे, इसलिए अगर ये यून इसे अपने पास रखता तो वह एक टाइम बम लेकर घूम रहा होता। मिस हुआन, क्या आपके पास तलवार की आभा को छिपाने का कोई तरीका है जिससे बाई युएन इसे ढूंढ न सके? ये यून को जरा भी शक नहीं था कि हुआन चेनिक्सू उसे धोखा दे रही है। अगर उसे तलवार चाहिए थी तो इतनी सारी झंझटों की क्या जरूरत थी? उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं तलवार हुआन चेनिक्सू को ही नुकसान न पहुंचा दे। जी हाँ, मेरे पास साधन है। यह मृगतृष्णा सागर क्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसे ढूंढने में बाई युएन को भी कठिनाई होगी। हुआन चेनिक्सू ने अपनी पतली भुजाएं फैलाई और यी यून की तलवार ले ली। इसके बाद वह बांस की झोपड़ी में वापस गई और एक और तलवार ले आई। तलवार लगभग 4 फीट लंबी थी।
उसका म्यान बर्फीले नीले रंग का था, मानो सचमुच बर्फ से बना हो। वह क्रिस्टलीय और अत्यंत सुंदर था। यद्यपि तुम अपनी शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार पीछे छोड़ रहे हो, फिर भी तुम तलवार के बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हें यह अपनी साथी तलवार देता हूँ। जैसे ही हुआन चेनिक्सू ने कहा, उसने तलवार यी यून को सौंप दी। यी यून अचंभित रह गया। हुआन चेनिक्सू की साथी तलवार। हुआन चेनिक्सू के शब्दों का अर्थ समझने से पहले ही उसने देखा कि एल्डमो के चेहरे के भाव बदल गए। मिस आप ये। उसके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले ही बर्फीले नीले रंग की तलवार उसके हाथों में थी। मिस, क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि यह तलवार? उद्धरण चिन्ह। एल्डमो की आवाज में चिंता झलक रही थी और यी यून ने एल्डमो को अजीब नजरों से देखा। उसकी नजर में एल्डमो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उसने एल्डमो को कभी अपना आपा खोते हुए नहीं देखा था। इस तलवार के साथ क्या हो रहा था? एल्डमो, आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से अपना निर्णय ले लिया है। ये तलवार यंग मास्टर यी को दी जाएगी। अपने सामने रखी तलवार को देखते ही यून कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। एल्डमो की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि यह तलवार हुआन चेनिक्सू के लिए बहुत मायने रखती है। क्या इस तलवार में भी कोई रहस्य छिपा है? अध्याय 1227 विग तृष्णाहिम। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये यून को एल्डमो के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। हालांकि ये देखकर कि हुआन चेनिक्सू उसे तलवार देने के लिए दृढ़ थी, उसने उसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी, उसने उसे धीरे से म्यान से बाहर निकाला। गुंजन। उद्धरण चिन्ह। तलवार से एक स्पष्ट तलवार की गूंज निकली, जिसने उसे दमनकारी हिम ऊर्जा से भर दिया। ये यून ने तलवार को पूरी तरह से म्यान से बाहर निकाला। तलवार का ब्लेड उसके म्यान की तरह बर्फीले नीले रंग का था। उस पर 7 मंत्र खुदे हुए थे। प्रत्येक मंत्र बच्चे की हथेली के आकार का था। ये मंत्र तलवार की नोक से लेकर आधार तक एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। इन प्रतीकों को देखकर यी यून की आंखें चमक उठी। उसने पहले भी ऐसे प्रतीक देखे थे। 7 प्रतीकों में से 5 मंद प्रकाश से जगमगा रहे थे। वे तेज चमक से दमक रहे थे, जबकि शेष 2 प्रतीक अप्रकाशित थे। ये यून ने 5 प्रकाशित प्रतीकों से अपार शक्ति का अनुभव किया। हालांकि शेष 2 प्रतीक युआनची के लिए एक ब्लैक होल की तरह प्रतीत हुए। वे न केवल किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्रवाह उत्सर्जित नहीं करते थे, बल्कि यी यून द्वारा भेजे गए किसी भी संवेदी संकेत को सोख लेते थे। उनसे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। ये यून ने 7 प्रतीकों को काफी देर तक देखा, फिर आखिरकार उसे याद आया कि उसने उन्हें पहले कहाँ देखा था। उसने तलवार म्यान में रखते हुए कहा, सुश्री हुआन, मुझे इन प्रतीकों की कुछ याद है। मैं एक बार क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट नामक एक छोटे संप्रदाय में गया था। उनके पास क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड नामक एक अनमोल धरोहर थी। उसकी ब्लेड पर भी 7 प्रतीक अंकित थे। वह तलवार कुछ हद तक इस तलवार से मिलती जुलती थी, हालांकि उसकी गहनता का स्तर कहीं कम था। ये यून ने एक बार क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। इसमें एक सजीव आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। जो लोग इस तलवार से प्रभावित नहीं होते थे, उन्हें ऐसा लगता था मानो वे किसी कठोर वस्तु को पकड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जिसने इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, इसे धारण करता था, तो यह एक अद्वितीय दिव्य तलवार बन जाती थी। यह आकाश को चीर सकती थी और लगभग सर्वशक्तिमान थी। जब ये यून संप्रदाय के साथ अभ्यास कर रहा था, तब जियान वुफेंग ने उसे तलवार उधार दी थी। उस समय उसने महसूस किया था कि तलवार को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर भी ये यून तलवार पर अंकित 7 प्रतीकों को सक्रिय करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ये यून ने उसी तलवार का इस्तेमाल क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर जियान बुई को हराने के लिए किया था, जिसने उसकी साधना के स्तर को दबा रखा था। हुआन चेनिक्सू ने बिना किसी हैरानी के कहा, यह प्राचीन तलवार कभी परम दाव का एक दिव्य हथियार थी। प्राचीन काल में शोधक उस्तादों ने इस तलवार की प्रतिकृतियां बनाई, इसलिए यह संभव है कि ये प्रतिकृतियां दुनिया में दूसरों के लिए खोजे जाने के लिए छोड़ दी गई हो। तो बात कुछ ऐसी थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट एजोर यांग लॉर्ड के वंशज थे और एजोर यांग लॉर्ड और बाय यूइन के बीच कुछ संबंध था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को संयोगवश उस तलवार की प्रतिकृति मिल गई थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। हालांकि यह एक ऐसी प्रतिकृति थी जिसने लंबे समय और क्षति को सहन किया था, फिर भी इसमें असाधारण शक्ति थी। वह तलवार वाकई अद्भुत थी। सुश्री हुआन, ये तलवार बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये यून को लगा कि वह इस उपहार के लायक नहीं है। हुआन चेनिक्सू से यह उसकी पहली मुलाकात थी, तो वह ऐसा उपहार कैसे स्वीकार कर सकता था? इसके अलावा हुआन चेनिक्सू के पास उसे इतना महत्वपूर्ण उपहार देने का कोई कारण भी नहीं था। उसी क्षण एल्डमो ने आह भरी और कहा, चूंकि उसने तुम्हें ये दे दिया है, तो बस इसे स्वीकार कर लो। ये यून ने एल्डमो की ओर अजीब नजर से देखा। कुछ क्षण पहले एल्डमो चिंतित थे, फिर भी अब वही एल्डमो उसे तलवार स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आखिर चल क्या रहा था? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे निवास स्थान तक ले चलूंगा ताकि तुम आराम कर सको। जब एल्डमो बोल रहे थे, तब उन्होंने ये यून को कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने मुड़कर हुआन चेनिक्सू को विदाई दी और चले गए। हुआन चेनिक्सू ने ये यून को हल्की सी मुस्कान दी और फिर बांस के झोपड़े में लौट गई। ये यून को हुआन चेनिक्सू के पीछे बांस की झोपड़ी में जाना उचित नहीं लगा, इसलिए उसके पास एल्डमो के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिव्य हथियार हाथ में लिए ये यून ने अनजाने में पूछा, इस तलवार के पीछे क्या अर्थ छिपा है? क्या एल्डमो मुझे बता सकते हैं? एल्डमो बस उनके आगे चलते रहे और न तो पीछे मुड़े और न ही कोई जवाब दिया। बगल से ये यून एल्डमो की आंखों के कोनों को देख सकती थी।
ऐसा लग रहा था मानो उनमें उदासी झलक रही हो। ऐसा लग रहा था मानो हुआन चेनिक्सू द्वारा तलवार प्रदान किए जाने से एल्डमो को कुछ याद आ गया हो। परिणामस्वरूप उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया था। दोनों काफी देर तक चुपचाप चलते रहे, जब तक कि एल्डमो ने ही उनको एक खूबसूरत आंगन के सामने रोक नहीं दिया। आंगन किसी आम ग्रामीण के घर के आंगन से अलग नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसमें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, सफेद दीवारें और लाल टाइलें लगी हुई थी। दरवाजे के सामने बाढ़ से घिरा हुआ फूलों का बगीचा था। बगीचे के बगल में एक पानी का जग और एक सुंदर फूल खोदने वाली कुदाल करीने से रखी हुई थी। ये यून को लगा कि उसने बहुत समय से ऐसे औजार नहीं देखे थे जैसे मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। योद्धा शायद ही कभी फूल उगाते थे, बल्कि वे आमतौर पर जड़ी बूटियां लगाते थे। इसके अलावा ऐसे बागानों में वे मिट्टी को सींचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। कुदाल का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बगीचे की देखभाल पहले मिस करती थी। आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? एल्डमो ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसने देखा कि यून अभी भी अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देख रही है। उसने सिर हिलाकर कहा, तलवार के बारे में? मालकिन ने तुम्हें तलवार देने के बाद मुझे तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए लाने का निर्देश दिया था। इसका मतलब है कि वह तुम्हें इसके बारे में कुछ समझाना नहीं चाहती। चूंकि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उनके पुराने सेवक होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बात नहीं कर सकता। इतना कहकर एल्डमो जाने की तैयारी में मुड़ गए। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने आह भरी और कहा, युवा स्वामी जी, श्रीमती जी का जीवन बहुत कठिन है। आपके हाथ में जो तलवार है वही उनका भाग्य तय करेगी। अगर कभी आप तलवार पर अंकित 7 मुहरबंद चिन्हों को खोलने में सफल हो जाएं, तो मेरी यही कामना है कि आप उनकी मदद कर सकें। मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। युवा स्वामी जी, आप आराम करें। एल्डमो के ऐसा कहने के बाद वह तेजी से चले गए, जिससे ये उन कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। हुआन चेनिक्सू की मदद करने के लिए 7 मुहरों को कैसे खोले? ये 7 मुहरें संभवतः तलवार के शरीर पर अंकित 7 प्रतीकों का जिक्र कर रही थी। 7 में से 5 प्रतीक चिन्ह पहले से ही प्रकाशित थे। क्या इसका मतलब ये था कि वे पहले से ही अनलॉक थे या पहले अनलॉक किए जा चुके थे? केवल अंतिम 2 प्रतीक ही प्रकाशित नहीं हुए थे। जब ये यून क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक्ट की क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते थे, तब उस पर 7 रून्स थे। उन्होंने स्वॉर्ड के हृदय की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और एक ही बार में उन सभी को अनलॉक कर दिया। हालांकि वह तलवार महज एक प्रतिकृति थी। असली तलवार से उसका कोई वास्ता नहीं था। एल्डमो चाहते थे कि वह तलवार पर लगी 7 मुहरों को खोल दे। हालांकि उन्हें हुआन चेनिक्सू के अतीत या उसके अनुभवों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि 7 मुहरों को खोलने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। ये यून के मन में हुआन चेनिक्सू के लिए एक अजीब सी भावना थी। अगर वह उसकी मदद कर सकता तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता। जैसे ही उसने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, ये उनको एहसास हुआ कि उसने तलवार का नाम नहीं पूछा था। इतने प्राचीन दिव्य शस्त्र को इसके लंबे इतिहास में एक से अधिक नाम दिए गए होंगे। हालांकि ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। चूंकि हुआन चेनिक्सू ने इसे उसे सौंप दिया और आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए ये यून ने तलवार का नाम स्वयं रखने का निर्णय लिया। चलिए, हम आपको मिराज स्नो कहेंगे। ये यून ने तलवार को एक बार फिर म्यान से बाहर निकाला, जिसकी धार में उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ये यून ने तलवार का नाम उसके पिछले स्वामी हुआन चेनिक्सू के नाम पर रखा था। ये क्रिस्टलीय, शुद्ध और बर्फीली प्रकृति की थी, मानो अभी अभी गिरा हुआ हिमखंड हो, ठीक उसके नाम के कसु अक्षर की तरह। ये यून को यह भी आभास होता था कि तलवार में अनंत काल समाहित है, मानो किसी जैद या बर्फ की मूर्ति में समाया हो। अनंत काल के इस मायावी एहसास ने तलवार को एक तीक्ष्ण मृगतृष्णा हुआन बना दिया था। इसलिए इसे मृगतृष्णा हिम कहा जाता था। ... उस समय एल्डमो ये यून को साथ लेकर हुआन चेनिक्सू की बांस की झोपड़ी में लौट आए थे। वे चुपचाप उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एल्डमो, आपने अंत में अतीत के बारे में कुछ जिक्र किया है ना? बांस की झोपड़ी के अंदर से एक अलौकिक आवाज आई। एल्डमो ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो बस इसका थोड़ा सा ही जिक्र किया था। महोदया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने ऐसी तलवार दे दी। क्या वह युवक सचमुच देवताओं की मुहरें खोल सकता है? अध्याय 1228 सार आत्मा। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। 7 दिव्य मुहरों को खोलना जितना आसान कहा गया था, उतना आसान करना मुश्किल था। खासकर आखिरी 2 मुहरें, उनकी कठिनाइयां एल्डमो की कल्पना से कहीं अधिक थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि यून उन्हें अनलॉक कर पाएगी। उसी क्षण बांस की झोपड़ी का दरवाजा खुला और हुआन चेनिक्सू बाहर निकली। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैरानी का भाव था। श्रीमती, यह आपके परिवार की खानदानी तलवार है, इसे यूं ही दे देना। ये सचमुच पारिवारिक वंश। हुआन चेनिक्सू ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मेरी पीढ़ी तक आते आते उस वंश की आबादी लगभग न के बराबर रह गई है। तलवार की रक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। फे गॉड स्वॉर्ड में एक सजीव आध्यात्मिक शक्ति है। इसे अनलॉक करने के लिए पहले इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोग भी शायद ऐसा न कर पाए, तो मैं तो बिल्कुल नहीं, जिस पर वंश का अभिशाप है। दिव्य शरीर होने के बावजूद मैं साधना नहीं कर सकता और इसलिए तलवार की मुहरों को अनलॉक करने में असमर्थ हूँ। अगर ये यून मुहरों को अनलॉक कर दे तो यह उसका भी सौभाग्य होगा। हुआन चेनिक्सू के बोलते ही एल्डमो ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। श्रीमती, अगर ये यून दिव्य मुहरों को खोल देता है तो फे गॉड स्वॉर्ड में समाहित शक्तियां उसकी हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने पुनर्जन्म के लिए प्रबुद्धता ज्वालाओं की शक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या आप? एल्डमो उस बिंदु पर पहुंचकर बोलने से रुक गए। हुआन चेनिक्सू ने ये यून को जो तलवार दी थी, उसका नाम फे गॉड स्वॉर्ड रखा गया था।
तलवार का बाहरी भाग एकदम साफ और सुंदर दिख रहा था, लेकिन वास्तव में तलवार के भीतर 12 परिदेवताओं में से एक चरमयान प्रदीप्ति के आत्मासार का एक अंश समाहित था। 12 परिदेवताओं में से अत्यधिक यान प्रदीप्ति, अत्यधिक निधोदीप्ति, महारानी पृथ्वी दाववृक्ष और बाकी सभी अत्यधिक यान प्रदीप्ति को प्रथम स्थान प्राप्त था। यह 12 परिदेवताओं की शुरुआत थी, जो अराजकता के यीन और यांग में परिवर्तित होने के बाद सबसे पहले पैदा हुए थे। ये शुद्ध यांग का शिखर भी था और इसे अराजकता का शुद्ध यांग माना जा सकता है। आत्मा के सार का यह अंश एक बर्फीली तलवार में समाहित था। ये रहस्य हुआन चेनिक्सू के परिवार के बाहर बहुत कम लोगों को पता था। प्रकाश की ज्वालाओं का उपयोग करके पुनर्जन्म लेना ही हुआन चेनिक्सू के लिए अपने अभिशाप से बचने का एकमात्र तरीका था। हालांकि हुआन चेनिक्सू ने तलवार यी यून को दे दी थी। यह एक तरह से उसे परम यान प्रदीप्ति आत्मा का सार सौंपने के समान था। वह शक्ति उस व्यक्ति के पास थी जिसने उस मुहर को खोला, और दिव्य मुहर को खोलने के लिए उन्हें वंश अभिशाप को दूर करने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि और अपार प्रतिभा की आवश्यकता थी। यद्यपि हुआन चेनिक्सू के पास एक प्राचीन दिव्य शरीर था, फिर भी वंश अभिशाप के कारण वह साधना करने में असमर्थ थी। इसके परिणामस्वरूप एक दुष्चक्र शुरू हो गया। अब केवल यी यून ही उस दुष्चक्र को तोड़ सकती थी। हुआन चेनिक्सू ने आह भरते हुए कहा, एल्डरमो फे गॉड स्वॉर्ड अनगिनत वर्षों से हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर 10 करोड़ वर्षों में एक पुनर्जन्म होने के बावजूद कोई भी इस श्राप को तोड़ नहीं पाया है। यथास्थिति से संतुष्ट रहने के बजाय क्यों न मैं जोखिम उठाऊं। हमारा परिवार हमेशा से किसी भाग्यशाली व्यक्ति की तलाश में रहा है, लेकिन शायद वह भाग्यशाली व्यक्ति कभी हमारे परिवार से आने वाला ही नहीं था। हुआन चेनिक्सू की आवाज शांत थी, जिससे एल्डरमो मिश्रित भावनाओं से भर गए। वे लाखों वर्षों से जीवित थे और हुआन चेनिक्सू के विकास के साक्षी रहे थे। वह भली भांति जानता था कि उसे तलवार देकर हुआन चेनिक्सू सब कुछ ही उनके हवाले कर रहा था, जिसमें परिवार के वंश का भाग्य भी शामिल था। श्रीमती, आप ये सब बातें युवा स्वामी को क्यों नहीं बता देती? मुझे ये चिंता सता रही है कि अगर वो चरमयान प्रदीप्ति की आत्मा का सार भी प्राप्त कर ले तो भी शायद आपकी मदद न करे, और उनके उस शक्ति को प्राप्त करने की संभावना भी बहुत कम है। एल्डरमो चिंतित थे। अब उन्हें पता चल गया था कि जब हुआन चेनिक्सू ने उन्हें पहली बार दिव्य क्षेत्र में यी यून को खोजने भेजा था, तब उन्होंने यी यून को सब कुछ सौंपने का मन बना लिया था। अगर मैं उसे बता दूं तो क्या होगा? अगर वह इसे कृपा समझे तो मैं उसकी मुसीबतें और बढ़ा दूंगी। अगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा और मेरी हर बात को अनसुना कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसके स्वभाव को सही समझा है। मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़ दूंगी। ये कहकर हुआन चेनिक्सू बांस की झोपड़ी में लौट गई। ... उस समय तक यी यून एल्डरमो द्वारा उसके लिए व्यवस्थित किए गए छोटे से परिसर में आराम से रह चुका था। स्वाभाविक रूप से उसे हुआन चेनिक्सू और एल्डरमो के बीच हुई बातचीत की जानकारी नहीं थी। परिसर में कुल 4 कमरे थे। आंगन के बीच में एक पत्थर की मेज थी और उसके बगल में एक सफेद चंद्र वृक्ष था। यह कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं थी, बल्कि ऐसी प्रजाति थी जो आमतौर पर मनुष्यलोक में देखी जा सकती थी। कमरों में हर तरह की सुविधाएं थीं और इसे सरल, साफ सुथरा और सुरुचिपूर्ण रखा गया था। उस जगह के लेआउट को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई लड़की का घर हुआ करता था। हालांकि रेशमी पर्दों जैसी अत्यधिक स्त्रीत्व वाली विशेषताओं को हटा दिया गया था। क्या ये वही जगह हो सकती है जहां हुआन चेनिक्सू रहती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। यी यून के मन में यह विचार आना स्वाभाविक था। आंगन हुआन चेनिक्सू के घर से ज्यादा दूर नहीं था और वहां केवल हुआन चेनिक्सू ही रह सकती थी, क्योंकि मिराज-सी दायरे में रहने वाले लोग अपने पूरे जीवन में कभी वहां नहीं गए थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने मिराज-सी दायरे के स्वामी को कभी नहीं देखा था। यी यून ने इस बारे में और नहीं सोचा। वह बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसने तुरंत मिराज स्नो पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने हुआन चेनिक्सू द्वारा दिया गया लिफाफा निकाला। जब उसने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी मांगी तो हुआन चेनिक्सू ने उसे ये लिफाफा दिया। लिफाफे के अंदर एक ऐसी जगह का नाम था जहां हुआन चेनिक्सू ने उसे साधना करने की सलाह दी थी। लाल बालों वाले उस व्यक्ति ने ही उनके शरीर में एक मोहर लगा दी थी। हालांकि इसे नीले रंग के दिव्य वृक्ष द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन इसे पूरी तरह से मिटाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए उसे देर सवेर उस लाल बालों वाले आदमी का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यही उनको यह आभास था कि एक दिन उसे बाई युएन का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर उसे उस लाल बालों वाले आदमी से निपटना ही इतना कठिन लग रहा था, तो वह बाई युएन का सामना कैसे करेगा? ये यून ने लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा और एक पतली सी जेड की पर्ची मिली। जब उसने अपनी चेतना को उस पर्ची में समाहित किया तो उसने देखा कि उसमें एक नक्शा था। उसमें कई स्थानिक बिंदुओं को दर्शाया गया था, साथ ही इन स्थानिक बिंदुओं को पार करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई थी। कागज का वह टुकड़ा एक पत्र था। उस पर कुछ ऐसा लिखा था जो ये यून ने पहले कभी नहीं देखा था। लिपि बहुत सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी। उसे लगा कि शायद इसे हुआन चेनिक्सू ने लिखा होगा। बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये यून ने किताबों में ऐसी भाषा कभी नहीं देखी थी। यह पत्र स्पष्ट रूप से उसके लिए नहीं था। शायद खेती की जमीन पर पहुंचने पर उसे यह पत्र किसी को सौंपना था। ये यून ने यही सोचा। उस पर्ची में साधना स्थल के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था। वहां जाने पर उसे अपने आप ही पता चल जाएगा। स्थानिक नोड्स के खुलने पर समय की पाबंदी थी। स्थानिक नोड्स इस समय बंद थे, इसलिए यून ने पत्र को अपने अंतरस्थानिक घेरे में रखा और शांति से घर में बैठ गया। वह प्रतिदिन साधना में ध्यान लगाता था और चिंतन के लिए मिराज स्नो का प्रयोग करता था। हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद केवल 5 मुहरें ही प्रकाशित हुई। शेष 2 अभी भी धुंधली थीं। शायद इसे एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ये यून ने धीरे धीरे अपनी घबराहट को शांत किया। अध्याय 1229 तलवार पर चर्चा।
अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये यून लगातार तलवारबाजी के बारे में सोचता रहता था या साधना करता रहता था, लेकिन जब कोई बाधा उत्पन्न होती थी तो इसका मतलब था कि उसकी साधना रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये यून ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। उसके बाद उसने फूलों और घास की सुंदरता को निहारा। हालांकि वे नश्वर वनस्पतियां थीं जिनसे आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं निकलती थी, फिर भी उनमें एक सरल सुंदरता झलकती थी। आध्यात्मिक वनस्पतियों से घिरे होने के बावजूद ये साधारण फूल और घास बेरोक-टोक खिल रहे थे। वे भव्य और रंगीन थे। ये दृश्य हुआन चेनिक्सू के समान था। नश्वर होते हुए भी वह दोषरहित और परिपूर्ण थी। ये यून मिश्रित भावनाओं से ग्रस्त होकर धीरे धीरे चलने लगा। अनजाने में ही वह अपने परिसर से बाहर निकल गया और द्वीप पर टहलने लगा। उसी क्षण ये यून ने अचानक ऊपर देखा। उसने देखा कि हुआन चेनिक्सू फूलों के बीच उसके सामने खड़ी है। वह शांत नीले समुद्र की ओर मुख करके जैद की बांसुरी बजा रही थी। बांसुरी की मधुर और धीमी धुनें हवाओं के साथ समुद्र की सतह की ओर जा रही थीं। ये यून ने हुआन चेनिक्सू के बेदाग सफेद कपड़ों के पिछले हिस्से को देखा तो पाया कि उसके स्याही जैसे सुनहरे बाल और आस्तीन हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी पतली उंगलियां सफेद जैद बांसुरी पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसे लगा कि दृश्य और संगीत उन विचारों के साथ घुल मिल गए हैं जिन पर वह पिछले कुछ दिनों से चिंतन कर रहा था। जैसे ही ये यून का दिल उत्तेजित हुआ, उसने अपनी तलवार निकाली और सहजता से तलवारबाजी करने लगा। उसकी तलवार से निकलने वाली किरणें बिना किसी नियम या तकनीक के चमक रही थीं। वे बस स्वतःस्फूर्त तलवार की चमक थी। हालांकि अनियंत्रित तलवार की किरणों के बीच ये यून को संतुष्टि का अनुभव हुआ। ये यून तभी रुका जब बांसुरी की धुनें बंद हो गईं। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि हुआन चेनिक्सू मुड़कर चुपचाप उसे देख रही थी। मुझे लगा था कि आप कुछ दिनों के लिए एकांतवास में रहेंगी। चूंकि आप बाहर हैं तो क्यों ना आप मुझे कुछ फूल लगाने में मदद करें, हुआन चेनिक्सू ने पूछा। तभी ये यून ने देखा कि उसके पैरों के पास फूलों के बीज और एक छोटा सा फावड़ा पड़ा है। वह यहाँ फूल लगाने आई थी। थोड़ी देर आराम करने के लिए वह यहाँ रुकी थी और इस बीच बांसुरी भी बजा रही थी। अनजाने में ही ये यून बांसुरी की धुन से आकर्षित हो गया था और उसने जोश में आकर अपनी तलवार लहरा दी थी। एक तरह से उसने हुआन चेनिक्सू को परेशान कर दिया था। सुश्री हुआन की मधुर धुनों का आनंद लेने के बाद ये स्वाभाविक ही है कि मैं आपकी मदद करूं, ये यून ने उत्तर दिया। जैसे ही वह पास आया, हुआन चेनिक्सू ने उसे एक कुदाल थमा दी। ये तो साधारण फूल और घास है, इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही चूंकि तुम यहाँ रहने लगे हो, इसलिए तुम्हारे घर के बगीचों की देखभाल करना मेरे लिए उचित नहीं है। अब जब तुम बाहर हो तो मैं आज उनकी देखभाल कर लूंगी। ये कहते ही हुआन चेनिक्सू रुक गई और कुछ सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। उसने कहा, आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लगता नहीं है। कोई बात नहीं मिस हुआन, कल बगीचे में आ जाए। ये हुआन चेनिक्सू का बगीचा था तो यून उसे बगीचे की देखभाल करने से कैसे मना कर सकता था। वास्तव में उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी। ये यून को कुशलतापूर्वक कुदाल का इस्तेमाल करते देख हुआन चेनिक्सू ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें ये सब करना आता है? ये यून ने सिर हिलाया। उसने क्लाउड वाइल्डनेस में भी ऐसे ही काम किए थे। हुआन चेनिक्सू ने यून द्वारा तियान युआन दुनिया के क्लाउड वाइल्डनेस में अपने अनुभवों का वर्णन ध्यानपूर्वक सुना। वह बीच बीच में सिर हिलाती और उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। मैंने अभी अभी तुम्हारा तलवारबाजी का कौशल देखा। क्या तुमने तलवार का हृदय प्राप्त कर लिया है? हुआन चेनिक्सू ने अचानक ये सवाल पूछा। ये यून अचंभित रह गया। एक नश्वर प्राणी होते हुए भी हुआन चेनिक्सू को कैसे पता चल गया कि उसने तलवार का हृदय प्राप्त कर लिया है? उन्होंने कहा, लगभग 30 साल पहले एक वरिष्ठ खिलाड़ी के साथ अभ्यास सत्र के दौरान मुझे ये उपलब्धि हासिल हुई। मैं समझ गई। हुआन चेनिक्सू ने सिर हिलाया। जब मैं छोटी थी तब एक वरिष्ठ ने मुझे तलवारबाजी के बारे में ज्ञान दिया था। हालांकि मैंने कभी साधना नहीं की, फिर भी मुझे कुछ बातें समझ में आती हैं। तलवार दाव पर मौखिक रूप से सुनाए गए विचार। ये सुनकर ये यून कुछ स्तब्ध रह गया। तलवार दाव जैसी चीजों को मौखिक रूप से समझाया नहीं जा सकता। सिर्फ बात करने से क्या फायदा? मौखिक पाठ को अनदेखा करने से, साधना करने से भी आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और ऐसा लगता है कि हुआन चेनिक्सू ने जब तलवार दाव का मौखिक पाठ सुना था तब वह बहुत छोटी बच्ची थी। ये यून को लगता था कि वह काफी प्रतिभाशाली है। जब उसने तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया तब वह किशोरावस्था में ही था। उस समय उसे केवल बुनियादी समझ ही थी। ये यून को लगा कि हुआन चेनिक्सू के पास इतनी गहरी समझ होना असंभव है, लेकिन उस क्षण उसने उन सभी बातों को बताना शुरू कर दिया। तलवार की शक्ति को प्राप्त करने से लेकर तलवार के हृदय को संघनित करने और तलवार की आत्मा को गढ़ने तक हुआन चेनिक्सू ने उन सभी विषयों के बारे में अपनी समझ साझा की। उसने तलवार से संबंधित विवरणों के बारे में नहीं, बल्कि तलवार के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया। ये यून ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि हुआन चेनिक्सू में तलवारबाजी की, या यूं कहें कि मार्शल आर्ट की समग्र शैली की तीव्र सहज प्रवृत्ति थी। जब तुम तलवारबाजी कर रही थी तो तलवार की चमक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ चमक मुझे अपूर्ण लगी। मुझे नहीं पता कि समस्या कहाँ है, लेकिन मुझे बस इतना महसूस हुआ कि जब तुमने वो वार किए तो तुम्हारे द्वारा आकाश और पृथ्वी के साथ एकीकृत आभा में कुछ असंतुलन सा आ गया। जैसे ही मैंने इसे देखा, सारी सुंदरता नष्ट हो गई, हुआन चेनिक्सू ने सोच में डूबे हुए कहा। यह सुनकर ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तलवारबाजी की प्रक्रिया, विशेषकर हुआन चेनिक्सू द्वारा बताए गए विशेष दावों को ध्यान से याद किया और वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया। दरअसल उन हमलों में उसकी तलवार का हृदय कानूनों के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाया। अगर हुआन चेनिक्सू ने इस ओर ध्यान न दिलाया होता तो ये उनको इसका पता ही नहीं चलता। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तलवारबाजी का कोई ज्ञान नहीं था, वह तलवारबाजी के नियमों को इतनी गहराई से कैसे समझ सकता था।
शायद ये केवल तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं था। हुआन चेनिक्सू के पास ये क्षमता तभी हो सकती थी जब उसके पास दिव्य मार्ग के लिए अतुलनीय अंतर्ज्ञान हो। वह शायद कृपाण, भाले, तलवार, हलबर्ड और अन्य हथियारों के प्रयोग में नियमों, युद्ध शैली और आभा में असामंजस्य को देख सकती थी। ये कुछ उस व्यक्ति के समान था जिसे सितार बजाना या गाना नहीं आता था, लेकिन संगीत की गहरी समझ रखता था, जो किसी संगीत रचना में सूक्ष्म खामियों को भी बता सकता था। ये जानकर ये यून ने गहरी सांस ली। हुआन चेनिक्सू कोई साधारण इंसान नहीं थी। किसी आम इंसान के लिए स्वर्गिक मार्ग का ऐसा सहज ज्ञान होना असंभव था। यह प्रतिभा से समझाई जा सकने वाली बात नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वयं दिव्य मार्ग का साक्षात रूप हो। केवल इसी से यह बात स्पष्ट हो सकती है कि वह एक नजर में ही कैसे बता सकती थी कि तलवार की चालें दिव्य मार्ग के अनुरूप नहीं है। वह कौन थी? वह साधना क्यों नहीं कर सकती थी? यदि वह साधना कर सकती तो वह किस प्रकार के लोक को प्राप्त करती? सुश्री हुआन, आपने मेरा ध्यान उन बिंदुओं की ओर दिलाया है। मुझे एक बार फिर कोशिश करने दीजिए। अगर कोई खामी हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? युद्ध के मार्ग में भटक जाना उतना भयानक नहीं था। असली भयानक तो ये जानना ही नहीं था कि आप भटक गए हैं। चाहे वह तलवारबाज हो या तलवारबाज, उनके लिए अपनी तलवार या कृपाण चलाने की तकनीकों में कमियां ढूंढना मुश्किल था। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी नर्तक को अपनी नृत्य मुद्रा सुधारने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। ये यून के पास वह दर्पण नहीं था। बिल्कुल। हालांकि ऐसा लगता है कि फूलों को पानी देने का काम कल तक टालना पड़ेगा। ये यून ने कहा, सुश्री हुआन, मैं कल फूलों को पानी देने में आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मिट्टी को अच्छी तरह से जोता जाए ताकि वह ढीली, मुलायम और साफ हो। ये बहुत अच्छा होगा। हुआन चेनिक्सू मुस्कुराई। उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उनकी मुस्कान गर्मियों में खिलते फूल जैसी थी। ये यून ने बार बार अपनी तलवार लहराए और शानदार तलवार की किरणें पूरे संसार में चमक उठी। हुआन चेनिक्सू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी याददाश्त और दृष्टि बहुत अच्छी थी। वह ये यून को विस्तार से बता सकती थी कि कौन से वार बेमेल थे। हुआन चेनिक्सू ने उसे केवल ये बताया कि कौन से वार अपर्याप्त थे और उन्हें सुधारने का काम उसी पर छोड़ दिया। वह तलवारबाजी में भी खामियां निकाल सकती थी, जिन्हें ये यून ने पहले से ही समझा था। इससे ये यून को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि हुआन चेनिक्सू एक नश्वर शरीर की थी, फिर भी वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका थी। शायद अनगिनत लोग, यहाँ तक कि शक्तिशाली वरिष्ठ भी ऐसी शिक्षिका पाने की इच्छा रखते होंगे। अध्याय 1230 असीम पर्वत। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। समय के प्रवाह के बावजूद मिराज-सी दायरे में हर चीज में शांति का भाव बरकरार था। हुआन चेनिक्सू को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था और संगीत की उसे गहरी समझ थी। उसकी बांसुरी की धुन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का समावेश नहीं था, फिर भी वह किसी के मन को अवर्णनीय तरीके से शांत करने में सक्षम थी। और जब भी वह संगीत बजाती, ये यून को संगीत के बीच तलवारबाजी का अभ्यास करने की तीव्र इच्छा होती थी। हुआन चेनिक्सू को अपना आदर्श मानकर उसकी तलवारबाजी कला में तेजी से सुधार हुआ। जब वह साधना में नहीं होता था तो हुआन चेनिक्सू अक्सर अपने फूलों की देखभाल करता था। ये यून भी ज्यादातर समय उसकी मदद करती थी। खेत जोतना, जमीन को पानी देना, फूलों के पौधे लगाना। दोनों बादलों से ढके मिराज-सी क्लिफ पर टहलने का आनंद लेते थे। वे अथाह और शांत समुद्र को निहारते थे। उनके ऊपर नीला आकाश और सफेद बादल थे। यह नजारा ये यून को पुनर्तः शांत कर देता था। हालांकि हुआन चेनिक्सू एक नश्वर इंसान थी, फिर भी ऐसा लगता था कि उसे अतीत से लेकर अब तक की सारी घटनाओं की जानकारी थी। उसका स्वभाव रहस्यमय था और वह निश्चित रूप से असाधारण कुल की थी। हालांकि ये यून को उसके साथ फूल लगाते समय ऐसा लगता था कि वह एक साधारण लेकिन खूबसूरत महिला है। जब वह कोई मजाकिया बात कहता तो वह हल्की सी हंसी हंसती और जब उसके लगाए फूल मुरझा जाते तो वह अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लेती। अनजाने में ही कई साल बीत गए। मिराज-सी क्षेत्र के उस छोटे से द्वीप पर ये यून अपना अधिकांश समय एकांत साधना में व्यतीत करता था। प्रतिदिन वह टहलने या हुआन चेनिक्सू से बातचीत करने के लिए कुछ समय निकालता था। वे फूल और पेड़ भी लगाते थे, मानो वे एक ऐसा जीवन जी रहे हों जहां पुरुष खेती करते हों और महिलाएं बुनाई करती हों। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, जिससे ये यून की नींव लगातार मजबूत होती जा रही थी। उसकी साधना का स्तर भी स्थिर गति से बढ़ रहा था। अब वह दाव महल के 5वें तल तक पहुंचने का लक्ष्य बना रहा था। ये यून के 100 वर्षों के विकास के दौरान वह या तो युद्धों में उलझे रहते थे या रहस्यमय लोकों में अपनी जान जोखिम में डालते थे। जब वह ये सब नहीं कर रहे होते थे तो वह अपने कमरों में एकांतवास करते थे, दीवारों को अपना साथी बनाकर लंबे समय तक अकेलेपन का अनुभव करते थे। उसे पता नहीं था कि कितने समय से वह इस तरह अपने मन को शांत कर पा रहा था और एक शांत एवं सुकून भरा जीवन जी रहा था। ये यून ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। कभी कभी ये यून अपने निवास से बाहर निकलकर मिराज-सी क्षेत्र के साधारण योद्धाओं के जीवन का अवलोकन भी करता था। यहाँ लोग एक दूसरे की जान नहीं लेते थे और एक अधिक ईमानदार और सरल वातावरण था। ये स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। ऐसे वातावरण में ये यून का मन काफी शांत हो गया। दरअसल जब अधिकांश योद्धा साधना में होते हैं तो वे अपने समय का बहुत छोटा हिस्सा ही अनुभवजन्य प्रशिक्षण, अवसर तलाशने और युद्ध में व्यतीत करते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन अपने संप्रदायों में सामान्य दिनचर्या व्यतीत करते हुए बिताते हैं। ये यून को ऐसे अनुभवों की कमी थी, इसलिए अब इसका विस्तार से आनंद लेने के बाद उसे युद्ध कला की एक नई समझ प्राप्त हुई। हुआन चेनिक्सू द्वारा उसकी तलवारबाजी की कमियों को इंगित करने पर ये यून अनजाने में ही अलौकिक तलवार आत्मा के क्षेत्र को छूता हुआ प्रतीत हुआ। अंततः स्थानिक नोड्स के खुलने का दिन नजदीक आ गया। इसका मतलब था कि यून के जाने का समय आ गया था। ये यून को मृत कृष्णा सागर क्षेत्र की अपनी यात्रा किसी सपने जैसी लगी। हुआन चेनिक्सू एक ऐसी महिला थी जो केवल सपनों में ही दिखाई देती थी। वह रहस्यमय और विचित्र थी। जब मैंने तुम्हें मिराज स्नो दिया था तब वह अपने प्राचीन रूप में नहीं था।
तुम निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे इसे पहचान लेंगे। वैसे भी अगर मिराज स्नो अपने मूल रूप में भी होता तो उसे पहचानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती। जहां तक उस पत्र की बात है जो मैंने तुम्हें दिया था, जब तुम असीम पर्वत पर पहुंचो तो बूढ़े सांप के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति को ढूंढो और उसे वह पत्र सौंप दो। ये यून के प्रस्थान के दौरान हुआन चेनिक्सू एल्डमो के साथ उन्हें विदा करने आई थी। बूढ़ा सांप, ये यून अचंभित रह गई। ये नाम वाकई कुछ खास था। मिस हुआन, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझे जो नक्शा दिया है वह कहाँ ले जाता है। आखिरी मंजिल है। हुआन चेनिक्सू ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, आप इसे सिंखोल कहेंगे, लेकिन ये सिंखोल की सबसे गहरी जगह नहीं है। वहां पहुंचते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह सिंखोल। ये यून की भौहें तन गईं। हालांकि उसे कुछ संदेह था, फिर भी हुआन चेनिक्सू के मुंह से ये सुनकर वह चौंक गया। आखिरकार वह उस जगह की खोज कर रहा था जिसके बारे में उसने कई बार सुना था। ये यून को पता था कि 12 स्वर्गों के कई विशेषज्ञ सिंखोल में मौजूद थे और वह गड्ढा रहस्यमय और खतरनाक था। वहां कई अव्यवस्थित स्थान और प्राचीन खंडहर थे। धन्यवाद सुश्री हुआन, पिछले कुछ वर्षों में मुझे आपसे बहुत लाभ हुआ है। आपने मेरे कई सवालों के जवाब दिए हैं। जब ये यून ने उस द्वीप को छोड़ा तो उसके मन में एक तरह की तड़प पैदा हुई। पिछले कुछ वर्षों से वह जिस शांत जीवनशैली का आनंद ले रहा था, उसे छोड़ने में उसे थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। एल्डमो ये यून को देख रहे थे जो अपनी यात्रा पर निकलने ही वाला था। उनके चेहरे पर एक जटिल भाव था, क्योंकि वे जानते थे कि यून असाधारण प्रतिभा का धनी है, लेकिन दुनिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। युवक के भविष्य में क्या होगा यह अज्ञात था। ये यून ने हुआन चेनिक्सू और एल्डमो को एक बार फिर विदाई दी। इसके बाद वह दृढ़ निश्चय के साथ मृगतृष्णा सागर क्षेत्र से बाहर निकला और मानचित्र के मार्गदर्शन से उसने पहला स्थानिक नोट खोज निकाला। उसने अपने स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग करके उसे खोल दिया। एक काला स्थानिक दरार खुला और ये यून की आकृति मानो उस अराजक शून्य में समा गई और वह पल भर में गायब हो गया। ये यून, हुआन चेनिक्सू ने आकाश की ओर देखते हुए फुसफुसाया, मैं आशा करती हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ सुचारू रूप से चले। सिंखोल की मूल परिभाषा समुद्र का अथाह निचला भाग है। किंवदंतियों के अनुसार सिंखोल 12 स्वर्गों के निर्माण से भी पहले मौजूद था। सिंखोल स्वर्गों के अस्तित्व से पहले से ही अस्तित्व में था। सर्वव्यापी स्वर्ग के आरंभिक 12 ग्रंथों के अभिलेखों में लिखा है, दिव्य सागर के पूर्व में अरबों मील दूर एक खाई थी जिसका नाम सिंखोल था, जो लगभग अथाह थी। सिंखोल के नीचे आध्यात्मिक भूमि थी जहां सब कुछ समाहित था। सिंखोल को ब्रह्मांड का अनंत विस्तार माना गया था। शायद किसी को नहीं पता था कि सिंखोल का अंत कहाँ है। ये यून जिस स्थान की ओर जा रही थी वह सिंखोल की सीमा थी। उस क्षेत्र को शांत सागर नाम दिया गया था। शांत सागर विशाल था और उसके मध्य में एक महाद्वीप और अनगिनत द्वीप थे। वे एक धूसर सागर के बीच स्थित थे। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, समुद्र की सतह शांत और स्थिर बनी रही, मानो कोई कुआं शांत हो। लोग इसकी इस अविचल शांति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे और इसीलिए इसका नाम समुद्र रखा गया। ये यून को मृगतृष्णा सागर क्षेत्र से सिंखोल तक पहुंचने में लगभग आधा साल लग गया। इस दौरान उसने अनगिनत स्थानिक नोड्स को पार किया और कई स्थानिक तूफानों का अनुभव किया। यदि उनमें आवश्यक शक्ति की कमी होती तो उनके लिए इतने विशाल और अव्यवस्थित स्थान से होकर यात्रा करना असंभव होता। नक्शे के अनुसार ये यून शांत सागर तक पहुंच चुका था। वह शांत सागर के असीम पर्वत की खोज कर रहा था। तर्कसंगत रूप से पर्वत आसपास ही होना चाहिए था। हालांकि ये यून को पर्वत का कोई निशान नहीं मिला। दरअसल हुआन चेनिक्सू द्वारा दिए गए नक्शे पर तारीख लिखी हुई थी। ये यून को यह पक्का नहीं था कि इतने लंबे समय के बाद असीम पर्वत का स्थानीय नाम बदल गया होगा या नहीं। वह दक्षिण गांव पहुंचा जो एक बेहद साधारण नाम वाला स्थान था। ये नाम एक सुनसान गांव के सामने तिरछे ढंग से खड़े एक पत्थर के स्मारक पर खुदा हुआ था। पत्थर का ये स्मारक काफी पुराना था और समय के साथ साथ घिसकर नष्ट हो चुका था। उस पर लिखे शब्द धुंधले पड़ गए थे। जब ये यून इस गांव में उतरा तो वह कुछ आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंखोल इतनी जर्जर जगह होगी। गांव में बस एक दर्जन के करीब मिट्टी के घर बिखरे हुए थे। खेत बंजर थे और कुपोषित मिट्टी में कुछ भी उगने की संभावना नहीं थी। उसी क्षण ये यून ने मोटे कपड़े पहने एक लड़की को खेतों से आते हुए देखा। लड़की टोकरी लिए खड़ी थी, मानो वह जंगली फल तोड़कर लौटी हो। उसके काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे और चलते समय हल्के से उसकी कमर को छू रहे थे। वह लगभग 17 वर्ष की लग रही थी, युवा और जीवंत। उसने अपनी लेगिंग ऊपर उठा रखी थी और उसके कदम फुर्तीले और चुस्त थे। क्षण भर के लिए ये यून स्तब्ध रह गया। उसके सामने का दृश्य उसे लगभग 100 वर्ष पहले के अपने पुनर्जन्म की याद दिला रहा था। बादल वन में उसने अपनी बड़ी बहन जियांग शियाओरू को ठीक उसी तरह खेतों में चलते देखा था। लड़की चलते समय अपने आप में मग्न थी, मानो उसने ये यून को देखा ही न हो। माफ कीजिए महोदय, ये यून ने अचानक कहा, क्या आपको असीम पर्वत नामक किसी स्थान के बारे में पता है? लड़की रुक गई और अपनी साफ पानी जैसी आंखों से ये यून को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या तुम विदेशी हो? ये गरीब गांव तो जर्जर है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? मुझे असीम पर्वत के बारे में तो पता ही नहीं। लड़की की आवाज पहाड़ों में बहते झरने के पानी की कलकल ध्वनि की तरह बहुत मधुर थी। ओह, यह जवाब सुनकर ये यून को उस लड़की के बारे में एक अजीब सी धारणा हुई। उसकी भौहें थोड़ी सी हिली, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अरे बूढ़े आदमी, अंधेरा होने वाला है, क्यों न तुम गांव में जाकर थोड़ा आराम कर लो। यहाँ आसपास कई जादुई जीव छिपे हुए हैं। इतना कहकर लड़की ने मीठी मुस्कान बिखेरी और ये यून को नजरअंदाज कर दिया। वह एक जर्जर लकड़ी के मकान की ओर चल पड़ी। ये यून को अपने पैरों को आराम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह उस जगह के बारे में उत्सुक था, इसलिए वह लड़की के पीछे पीछे घर में चला गया।
घर के अंदर साधारण फर्नीचर था जो देखने में बेहद खराब हालत में लग रहा था। उसी क्षण लड़की ने एक खुरदुरे चीनी मिट्टी के कटोरे से पानी के कुंड से एक कटोरा भरकर पानी निकाला। उसने वह कटोरा यीयून को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो। कुएं से अभी अभी निकाला गया पानी ठंडी सुगंध से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब यीयून ने पानी का कटोरा उठाया तो वह उसके हाथों में खुरदुरा सा लगा। उसने उस खुरदुरे चीनी मिट्टी के कटोरे को इस तरह से देखा कि उसके मन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। मैडम, अगर आपको बाउंडलेस माउंटेन के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं। क्या इस इलाके में कोई पहाड़ है? शायद जिस पहाड़ को मैं ढूंढ रहा हूं उसका नाम बदल गया हो। यहाँ कोई पहाड़ कैसे हो सकता है? बस बाहर निकलो और देखोगे कि यह एक अंतहीन वीरान मैदान है जहाँ हर जगह जादुई जीव बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कि पेड़ भी इंसानों को खा जाते हैं। बूढ़े लड़के, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि बिना किसी अच्छे कारण के बाहर मत निकलो। अगर तुम बहुत दूर निकल गए तो शायद वापस न लौट पाओ। लड़की उठकर अंगीठी में आग जलाने लगी और बोली। उसने बड़ी कुशलता से उसमें लकड़ी के कुछ तख्ते डाले। जल्द ही आग तेजी से भड़क उठी। घर का शयन कक्ष ऐसी गर्मी से भर गया जिससे जानलेवा अनुभूति होने लगी। योद्धाओं का शरीर बलवान होता है, इसलिए ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से आवश्यक नहीं था। अच्छा, ये यून ने सिर हिलाया। श्रीमती, आपकी बात सही है। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ये यून बोलते बोलते खड़ा हो गया। उसने कटोरा नीचे रखा और जाने के लिए मुड़ गया। लड़की ने ये यून की ओर अजीब नजर से देखा और अपने चीनी मिट्टी जैसे सफेद हाथ से बगल में रखी बांस की टोकरी उठाई। बुजुर्ग साहब, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्या आप यहाँ आराम नहीं कर सकते? हालांकि मेरा घर थोड़ा जर्जर है, लेकिन यह आपको मौसम की मार से बचा सकता है। मैंने आग भी जला दी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने बताया था कि यहाँ हर जगह जादुई जीव है, यहाँ तक कि पेड़ भी इंसानों को खा जाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं और रात बिताना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हे। लड़की अचानक मीठी हंसी हंस पड़ी। तुम तो साधारण बूढ़े आदमी नहीं लगते। तुम्हें कैसे पता चला? आवाज अभी भी वैसी ही मधुर और वसंत जैसी थी, लेकिन लड़की के हाथों में मौजूद बांस की टोकरी कुंडली मारे हुए जहरीले सांप में बदल गई थी। सांप लड़की की बाह से लिपटा हुआ था और ये यून पर अपनी जीभ निकाल रहा था। ये यून के हाथ के पास रखा चीनी मिट्टी का कटोरा भी बदल गया था। उसमें मौजूद ताजा पानी जहर में बदल गया था, यहाँ तक कि उसमें एक छोटा सा लाल सांप तैर रहा था।